कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे। मैं इतना याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे। कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे। कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कमी दुनिया की हर शय में पाओगे। कहीं पर भी रहें हम और तुम, मोहब्बत फिर मोहब्बत है। तुम्हें हम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल मुश्कबाम। उम्मीद करती हूँ ये नावल आपको ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। हमेशा की तरह गाइस, एक आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कि नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन प्रेस करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं मुश्कबाम की लेटेस्ट एपिसोड 6 पार्ट 13, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। और फिर सन्नाटा, सकूत। खून की एक पतली लकीर उसके सीने से निकलकर उसकी कमीज पर फैल गई। खून के कतरे टपकने लगे। उसने गैर महसूस आह भरी थी। वो उसकी पुश्त के पीछे दुबक कर डरी सहमी खड़ी थी। वो यकदम उसके सामने आ खड़ा हुआ था। शम्स! दीवाने ने पूरी शिद्दत से अपना हाथ लहराकर सीने में उतार देना चाहा था। उसने आध रास्ते में पूरी कुव्वत से वो हाथ रोक लिया था, लेकिन फिर भी तेज नोक सीने में अन्नी की तरह उतर कर निकली। खून सीने पर फैलने लगा। उसके चेहरे पर तकलीफ जाहिर होकर मादूम होने लगी। दोनों हाथों की कुव्वत से उसने दीवाने के बाजू को काबू में रखा। एक और वार आया जो उसकी दाएं हथेली में पैवस्त हुआ। उसने पूरी कुव्वत लगाकर दीवाने को धक्का देकर पीछे धकेला। वो कमर के बल जमीन पर गिरा। उस दीवाने की कुव्वत का मुकाबला शम्स नहीं कर पा रहा था। चिराग कैसे करती? कोई भी कैसे करता? यही बेहतर था कि वो भागती रही, वरना अब तक ऊपर पहुंच चुकी होती। पहले वो उसे जान से मारता, फिर उसके टुकड़े करता, फिर इन टुकड़ों के मजीद टुकड़े करता, तब भी उसका तैश कम न होता। वो दीवार से लगकर खड़ी थी। उसकी आंखें खुल चुकी थी। खौफ की शिद्दत अलबत्ता कायम थी। वो दोनों उसके ऐन सामने जान और जान की अमान के लिए दू बदू थे। शम्स की हथेली का खून दीवाने के कपड़ों पर लग चुका था। वो जमीन पर बूंद बूंद दरिया बहा रहा था। शम्स ने गर्दन को जरा सा खम देकर पीछे उसकी तरफ सर्द नजर से देखा। तुम्हें दीवानों पर भी रहम नहीं आता? उसे जख्मी दीवाने पर भी रहम नहीं आया था। उसकी सांस काबू में नहीं थी। वो हरासा हुई शम्स और अजीबोगरीब आवाजें निकालने वाले दीवाने को देख रही थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो जिंदा बच चुकी थी इसलिए रोना मोखर कर दिया। उसकी अकल लौट आई। तमकनत की वापसी हुई और फिर से उठा और गुस्से से उस पर बल पड़ा। शम्स ने उसे बाजुओं के शिकंजे में जकड़ लिया, लेकिन बेकाबू होते, मचलते फिसलते वो मुसलसल चिराग को घूरता रहा। इसे ऐसे मत देखो और दीवाने हो जाओगे। मेरा हाल नहीं देखते? उसने उसके कान में सरगोशी की। उसका हाल नहीं देखते? उसके हाल से नहीं सीखते? जिस घर में वो हंगामा बर्पा करके निकली थी, उसके मुलाजिम उन तक पहुंच चुके थे। लम्हों का तमाशा ओहदों के निशान छोड़ गया था। वो उसे इशारा कर रहे थे कि वो घर के अंदर चली जाए। कफायत हाँफती कांपती भागती हुई आई थी कि सारा मंजर देखकर गली के दरमियान में ही मुजस्सम खड़ी रह गई थी। वो ऐसे नज़ारे की तवक्का नहीं कर रही थी। वो इतनी हैरान हुई कि जहाँ की थी तहाँ रह गई। ये खौफनाक मंजर था कि एक दीवाना 4 आदमियों के काबू में नहीं आ रहा था। दूसरा खून आलूद था। तीसरी चुप दीवार के साथ कमर जोड़कर खड़ी खौफ से लर्ज रही थी। गली में दीवाना, दीवानगी, जान की अमान सब मौजूद थे। सीने में दिल, दिल से कतरा कतरा टपकता खून, सब निशान मौजूद थे। उसने उसकी बुनियाद में रखने के लिए अपने दिल से ज्यादा किसी शय को कीमती ना पाया। वो 2 दीवानों के करीब से गुजरी तो उन्हें एक दूसरे से सरगोशियां करते हुए पाया।
جس طرف قدم بڑھے اس کے خون کا نشان ثبت کیے، بے مول کم حیثیت خون تھا، اس کے پیروں کے ہی لائق تھا، دھول میں مل کر ختم ہو جائے گا۔ آج نشان تھے، کل وہ بھی مٹ جائیں گے۔ وہ چلتی ہوئی کفایت تک پہنچ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کفایت نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے ہوئے بال سمیٹے، پلو سے اس کا پسینہ صاف کیا، اپنے جوتے اتارے پہن لیے۔ جواب دیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی تھی، گلی کے آخری کنارے پر رک گئی، گردن موڑ کر پیچھے ایک نظر دیکھا۔ گلی میں جا بجا خون تھا، اس کے کپڑوں، پیشانی، گردن پر خون تھا، دل والے کے دل سے نکلا خون۔ گھر کے ملازم دیوانے کے ہاتھ باندھ چکے تھے۔ شمس دیوار کی پشت کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھا گہرے سانس لے رہا تھا، شاید وہ تکلیف میں تھا۔ پھر جھک کر اس نے اپنے سینے کے زخم کو ٹٹولا، ہاتھ کو زخم پر رکھ لیا کہ خون نکلنا بند ہو جائے۔ دیکھنے والی کی نظر اسی دل پر تھی، پورے کے پورے شمس پر تھی۔ اس نے قریب سے گزرنے والی کو دور کھڑے اپنے زخمی دل کو دیکھتے ہوئے پایا۔ دونوں کی نظر ایک لقطہ کے لیے ملی۔ دل سے نکلنے والا خون گرم تھا، لیکن لمحہ سرد تھا، جما دینے والا، پتھر بنا دینے والا، ایسا حکم سنا دینے والا جس کی تعمیل میں جان دینی پڑے۔ تمہیں دیوانے پر بھی رحم نہیں آتا؟ دیوانوں کی کمی نہیں رہی اور دیوانگی کی ضرورت بھی جاتی رہی۔ کفایت پھر سے رو رو کر برا حال تھا۔ حواس باختگی نے اس کی صورت کو خوفناک بنا دیا تھا۔ وہ اپنی جان نہیں، اس کی جان کے لیے بھاگتی رہی تھی۔ پاک دامن البتہ گھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے اس لڑکی کے زندہ یا مردہ نکل آنے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے اپنی پوری شادی برباد ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میری شادی نہیں ہوگی، وہ زیر لب بربراتی رہی تھی۔ یہ لڑکی طوفان نہیں قیامت لاتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے مرنے یا زخمی ہونے کی خبر ملے گی، لکھنؤ کے گلی بازار یہ خبر کیسے سنبھالیں گے؟ بات اڑے گی، بات سسرال تک پہنچے گی، یہ راز بھی کھل جائے گا کہ دلہن بھی اس ٹولی میں شامل تھی۔ وہ بھی دیوانے کے خوف سے بھاگی تھی، پردے میں اسے بھاگا بھی نہیں گیا۔ وہ کئی بار الجھ کر گری، سوچ سوچ کر اسے خوف آ رہا تھا کہ آج قیامت کا ہی دن تھا۔ بازار والوں نے اسے بھاگتے، چیختے، چلاتے، بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے دیکھا۔ اب مر جانا بہتر ہے، زندہ رہ کر شرمندہ کیا ہونا۔ اور ایک نے تو چیخ چیخ کر سارا جہاں ہی سر پر اٹھا لیا تھا۔ کوئی ایسے بھی حلق پھاڑ کر چلاتا ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ دیوانے کے ہاتھوں قتل ہو جاتی، کم سے کم پردہ تو رہ جاتا۔ پاک دامن نے بڑے دکھ سے گھر کی خواتین کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے دل جوئی کر رہی تھی، سارا قصہ معلوم کر رہی تھی، انہیں بٹھایا، شربت پلایا۔ ان خواتین کو معلوم ہو جائے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہ بازار گھوم رہی تھی تو وہ اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے چلتا کریں گی کہ کیوں بی بی تمہاری تربیت میں کمی رہ گئی تھی، یا پھر لحاظ مروت میں آنکھ کی شرم کس بازار میں فروخت کی ہے، کتنے دام کھڑے کیے ہیں، وہ پیسے ہم سے لے لو، کہیں سے ملتی ہے تو تھوڑی حیا خرید لو۔ سلام ہے اس گھر کو جس کی تم بہو بننے جا رہی ہو۔ سب کو سات سلامیاں دلوانے والی حوض کے پانی پر جھپکی تھی، چھپک چھپک پانی کے چھینٹے منہ پر مار رہی تھی۔ دل تھا کہ حوض کے پیندے میں اتر کر آنکھیں موند کر سو جائے۔ اس کا پورا جسم جل رہا تھا۔ حوض کے آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ معاملہ کافی سنگین ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف تھا۔ اس نے جھرجھری لی، سر اٹھا کر دیکھا تو دائیں بائیں ہر طرف سے گھر کی خواتین کا ہجوم خود کو دیکھتا ہوا پایا۔ بچیاں شاید اس سے ڈر رہی تھی، اسے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا نا۔ کفایت سر پر کھڑی تھی، وہ پھرتی سے خشک رومال حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ رومال لے کر اس نے منہ صاف کیا، بکھرے بال سمیٹے، لباس درست کیا۔ ایک اس کی سانس بحال نہیں ہو رہی تھی، دل ابھی تک بے ہنگم دھڑک رہا تھا۔ ایک بڑی بھی بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیوانے کے آگے یہ تھی؟ وہ کسی سے پوچھ رہی تھی۔ دیوانہ اس کے پیچھے تھا۔ جواب ملا، پہلے والا یا دوسرے والا؟ دو دیوانے ہیں؟ کسی نے چیخ مار کر پوچھا۔ یا اللہ، لکھنؤ میں اتنے دیوانے کہاں سے آ گئے؟ باہر گلی میں کیا ہوا؟ کفایت کے علاوہ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔
مرد ملازم باہر سے ہی معاملہ نپٹا رہے ہوں گے۔ اس نے اطمینان سے شربت پیا۔ پاک دامن اسے گھور رہی تھی، بلکہ کچا چبا جانا چاہتی تھی۔ پھر دوسری بار شربت پیا۔ دیوانے کا خنجر بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم جاتا اور اس کا سر چکرا جاتا۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنا اور پھر بچ نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ اسی جاں باز چراغ کی ہمت تھی کہ وہ صاف بچ نکلی تھی۔ 1 2 3 بار کسی تجربے سے کچھ نہیں سیکھتی تھی اور پھر بہادری سے نئی مصیبت میں کود جاتی تھی۔ میں ذرا حواس باختہ ہو گئی تھی۔ دراصل میں نے اس دیوانے کو شہر کی گلیوں میں دوڑا کر ہلکان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے اتنا خوار کیا، اتنا تھکا دیا کہ وہ زمین پر گر گرا کر ہانپنے لگا۔ یہ کوئی قاعدہ ہے؟ اسے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ سب سننے والیوں نے اسے ہمدردی سے دیکھا کہ بیچاری اپنی حواس مجتمع کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ شاید تھوڑی سی یہ بھی دیوانی ہو چکی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی واحد لڑکی ہوگی جو دیوانے کو سبق سکھانے نکلی تھی۔ دیوانے نے جیسے اسے بھگایا تھا وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سبق نہیں، پوری کتاب لڑکی کو ازبر کرا دی تھی۔ سچ چراغ، تمہیں اس سے ڈر نہیں لگا؟ پاک دامن نے دانت پر دانت جما کر پوچھا۔ ڈر تو وہ گیا تھا، کیا سارے شہر کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ منحوس لڑکی آج ایک دن کے لیے شہر میں نکلی اور اس نے سارے شہر میں فساد برپا کر دیا۔ جب یہ مستقل طور پر اس شہر میں آ کر آباد ہو جائے گی تو جنگل کروا کر چھوڑے گی۔ ہر روز لکھنؤ میں بے پردگی اڑا کرے گی۔ ہر محفل میں ان کا ذکر ہوگا، ہر جگہ ان کے نام کے ٹھٹھے اڑیں گے۔ وہ دل ہی دل میں کراہ کر رہ گئی کہ اگر اس دیوانے کا پتھر اسے لگ جاتا تو اس کی شادی، ہائے نہیں۔ اس نے پوری طرح سے خود سے عہد کیا کہ اس چراغ اس کی بھابھی بن کر آ جائے گی تب بھی وہ اس کی کوئی بات نہیں مانے گی۔ یہ چراغ ساری دنیا کی گردن پھنسوا کر خود الگ ہو کر کھڑی ہو جایا کرتی ہے۔ آج کیا کچھ نہیں ہو گیا؟ گھر والیاں پوچھتی رہ گئی، کون ہو، کس خاندان سے ہو؟ وہ دلکش محل کا نام لے دیتی تو پھر اس کا کام ہی تمام ہو جاتا۔ کون نہیں جانتا تھا ان کے گھر آنے کو؟ اللہ چراغ کو عقل دے، ورنہ ہم سے ہماری عقلیں چھین کر ہمیں پتھر کا بنا دے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو سہم کر لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ دل تھا کہیں کسی کونے میں چھپ جائے۔ دیوانے اور زخمی کے ساتھ کیا ہوا انہیں کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ سواری کی طرف جا رہی تھی تو وہ خوف سے آس پاس دیکھتی تھی۔ دیوانہ کہیں سے نکلے گا، خنجر لہرائے گا اور اس کے دل میں اتار دے گا۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی قاعدہ قانون تو ہو کہ دیوانوں کو پابند کیا جائے۔ کھلے عام ہتھیار لہراتے ہیں، لوگوں پر حملے کرتے ہیں، ایسے قاتلوں کو قید کیوں نہیں کر دیتے؟ فکر نہ کریں، اب میں اپنا دل پیش کر دوں گی۔ کفایت اس کا خوف جانچ گئی تھی۔ سواری کے پائیدان پر پاؤں رکھتی چراغ یکدم تھم گئی۔ کفایت کے دل سے اسے ایک دل یاد آیا، خون رنگ دل، جس مکان میں بھگدڑ مچا کر وہ نکلی تھی۔ اس گھر کی خواتین بعد میں کئی پہر ہنستی رہی، خاص کر اس پر جب وہ ہوش کی جانب بھاگی تھی۔ دیوانے نے پیچھے سے لڑکی پر وار کر دیا تھا، لیکن دیوانے کا اپنا پیر پھسل گیا، وہ ہوش میں گر گیا۔ تب ہی لڑکی کو اتنی مہلت مل سکی کہ وہ کمرے تک پہنچ گئی۔ جس کمرے میں سارے گھر کے 101 دروازے کھلتے ہیں، وہ اس کا ایک دروازہ بند کر کے خود کو محفوظ سمجھی۔ وہ اس ایک دروازے سے اندر گئی، دیوانہ دوسرے سے۔ شاید بیچاری کی قسمت ہی کچھ ہلکی تھی۔ سب بیچاریاں سواری میں بیٹھ چکی تھی، سب چپ تھی، لیکن وہ چہک رہی تھی، مسلسل بول رہی تھی۔ حور کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے۔ دیوانے کا خنجر نہیں لگا تھا، شاید آہ لگ گئی تھی۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، انہیں جھوٹ سچ بتا رہی تھی کہ کیا کیا بہانے بنانے ہیں، کیسے کفایت ہر چیز کا انتظام رکھے گی، آبنوس کو خبردار کرے گی اور وہ سب پاک دامن کے کمرے میں جا کر ہی دم لیں گی۔ انہوں نے پاک دامن کے کمرے میں جا کر ہی دم لیا، جہاں چچی پہلے سے ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ یہی انہیں خبر ہوئی کہ پاک دامن بھی جا چکی ہے۔ پہلی بار چچی نے آبنوس کو ناپسندیدگی سے دیکھا۔ تم سے بڑوں کا لحاظ خطا کرنے کی امید نہیں تھی، جتا دیا۔ آبنوس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دونوں کے درمیان پھر خاموشی رہی، نہ سوال ہوئے نہ جواب لیے۔ آبنوس کے وفادار انہیں پاک دامن کے کمرے میں پہنچا گئے۔ خالہ کے محل کا سلسلہ چلتا رہا، کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ وہ کہاں سے کیا کچھ کر کے آ گئی۔
अम्मा इतनी जली भुनी थी कि इस मामले से खुद को दूर रखा। वो इतना चिढ़ने लगी कि पेशानी का मुस्तकिल बल रहने लगे थे। शादी वाले घर में कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता, कोई ना कोई उनकी पेशानी का बल देख लेता था। उन्हें खुद को संभालना पड़ता था। घर से लड़कियां गायब थी। लोग क्या अंधे थे या बहरे थे? समझते सब होंगे, बस जाहिर नहीं करते होंगे। इतनी आजादी ठीक रही पाक दामन? देखो कितना रूप आया है तुम पर। सबसे पहले वो पाक दामन से मुखातिब हुई थी। वो शर्मिंदा थी। हवास बाख्तगी ने उसका रंग रूप सब मिलिया मेट कर दिया था। वो इतना डर चुकी थी कि आंखें अंदर को धंस चुकी थी। महीनों की कई नुस्तरन की सारी देखभाल खाक हो चुकी थी। चिराग ने बहुत जिद की थी। चिराग कहेगी कुएं में कूद जाओगी। उसकी आंखें डबडबा गई। बेबसी से चच्ची की तरफ देखा, फिर वो यकदम रोने लगी, जैसा कि वो हमेशा करती थी। कई बार खुद से अहद कर चुकी हो, उसकी कोई बात नहीं मानूंगी, पर मुझे माफ कर दें, मुझे उसकी अजीजदारी से आज़ादी दिलवा दे। ये डाइन है, चुड़ैल है, ये सारी की सारी खुशियां निगल जाएगी। मेरे ससुराल की खादमा से मुझसे सलाम करवा दिया। अगर वो मुझे पहचान जाती, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि ये मुझे ऐसी सजाएं दे? ऐसी ही दुश्मन है ये मेरी। ये चाहती क्या है, ये आज तक हमें मालूम नहीं हो सका कि ये चाहती क्या है। उन्होंने चिराग को एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया था। शर्म करो, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। वो इत्मीनान से पाक दामन के बिस्तर पर गिर कर दराज हो चुकी थी। वहीं से सर उठाकर कहा, कहाँ का दीवाना, कैसा खंजर? वो सब भूल भाल कर पहले जैसी हो चुकी थी। तुम इस घर की होने वाली बर्बादी हो, जिसके आगे कोई तरकीब कारगर ना हो तो तुम वो फसादी हो। सारी अकल रखते हुए भी तुम ऐसी हरकतें करती हो। तुम दूसरों को खुश नहीं देख सकती। तुम चाहती हो सारी दुनिया बस तुम्हारे गिर्द जमा रहे। मुझ पर इल्जामात लगाना बंद करो। संजीदगी से धार कर कहा, तुम भी तमाम करो सब। बहुत हुआ। वो ऐसे बच्चों की तरह रो रही थी, आंखें रगड़ रही थी कि चच्ची ने बेजारी से सब की तरफ देखा। कैसी दुल्हन, कहाँ की दुल्हन? उनके आने के बाद वो कई बार रो चुकी थी। अच्छा तोहफा दे रही थी सब उसे। चिराग कूद कर बिस्तर से नीचे आई। अजीब लड़की है, इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल ली। उल्टा मुझे ही बातें सुना दी। शादी के बाद कहाँ नसीब होंगी उसे ये आज़ादी। पान खिलाया, फूल दिलवाए, तब तो ये गुनगुना रही थी, अब रो रही है। वो आबनूस से मुखातिब थी। चच्ची की नजर उसके दामन पर गई। खटा पटा था, गीला था, कई जगह मिट्टी लगी थी। ये क्या हुआ? वो जरा सा गौर करती तो पैरों की उंगलियों पर खून के धब्बे भी दिखाई दे जाते। वो मेरा पाँव उलझ गया था, गिर गई थी। सरे राह गिर गई थी। जहां पैर उलझा वहीं गिर गई। मालूम होता तो सार आसमान करती। जमीन पर चलती हूँ, जमीन पर ही गिरूंगी। दुरुस्त। सारी दुनिया भी मिलकर आ जाएगी तो क्या तुमसे हार जाएगी? ये गुस्ताखी हमें ही करनी पड़ेगी। आप भी तो अजीब सवाल कर रही हैं। सरे राह गिर गई, अपना हुलिया देखो। उसने उन्हें सर से पैर तक देखा। मेरी गलती है, मुझे माफ कर दें चच्ची। उसने अपने लब कुचले। चच्ची ने उसके होंठों पर गौर किया। और ये तुमने पान खाया है? सरे बाजार गिर गई। दुरुस्त। सरे बाजार पान चबाया, ये भी दुरुस्त। ये हरकत तुमने कभी वहां नहीं की, यहाँ लखनऊ में करनी जरूरी थी, सिर्फ इसलिए कि हमें जिच कर सको। कफायत, तुमने इसे पान क्यों ला कर दिया? उन्होंने खुद लिया था। एक लम्हा खामोशी का। चच्ची ने तंजिया आबनूस को देखा। क्या सोचता होगा पान वाला? सोच रहा था कि ये कौन बांकी है जो हमारे सामने मुंह चलाती है। बेसाख्ता मुस्कुराहट आबनूस के होंठों पर मचल कर रह गई। चच्ची की तरफ से मुंह फेर लिया कि चच्ची देख ना ले। तुम सब ने भी खाया है? सब की तरफ देखा। आबनूस की मुस्कुराहट देख चुकी थी। सब ने बैक वक्त गर्दने नाम हिलाई। यहाँ वो दगा दे गई थी। पान ले लिया था, खाया नहीं था। जानती थी कि घर जाकर पकड़ी जा सकती हैं। हूर ने तो मुंह तक खोल कर दिखाया। कफायत अलबत्ता खा चुकी थी। होंठ सुर्ख रंगे हुए थे, उसे छूट थी, वो खा सकती थी। ये बाजार से खाकर आई हैं, फिर पानी से निशान मिटा दिए हैं। चिराग को एकदम उनकी दगाबाजी पर अफसोस हुआ। आपके सामने सब शरीफ मासूम बन जाती हैं। ये मुझे खींच खींच कर किस किस दुकान पर लेकर गई हैं। ये कफायत, इसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो खाई ना हो। इसे हर चीज़ खरीदनी थी। और ये हूर, इन्हें शकराम की सवारी करनी थी। नौवारदात की दुकान में घुसकर उसने क्या कुछ नहीं टटोला। अभी ये फरंगियों के बिस्किट चखने के चक्कर में थी।
सौदागरों के पास जाना चाहती थी। एक चिराग ही बुरी है, सब अपने पैरों पर चलकर मेरे साथ गई थी। कोई जबरदस्ती नहीं की थी। सारा लखनऊ अपना अपना काम छोड़कर हमें देख रहा था। वापस आओ तो ऐसी बेपर्दगी बातें सुनाने के लिए। क्या किस्सा हुआ है कफायत, बताओ। इन सब की शक्लें बता रही थी कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। कफायत ने हलक तार किया। कुछ खास नहीं। कफायत ने इशारा किया कि बाद में पूछ लेना, चिराग के सामने ना पूछें। मुझे अभी बताओ। चच्ची ने उसे घूरा। सबके सामने बताओ। एक दीवाना हमारे पीछे लग गया तो हमें भागना पड़ा। वो जानती थी कि अब दीवानी उसका क्या हशर करेगी। कैसे लगा पीछे? जैसे लग जाते हैं। मेरे पीछे कभी नहीं लगा। कैसे लगता है ये, बताओ मुझे। उनकी आवाज बुलंद हुई। उन्होंने उसे पत्थर मारे। उल्टा वो खंजर मारने के लिए दौड़ा। चच्ची ने गहरा सांस लिया। खूब। तुम्हें दीवानों पर भी रहम नहीं आता? चिराग सन्नाटे में रह गई। चच्ची की शक्ल धुंधला गई। कानों में साएं साएं होने लगी। भाग दौड़ का तमाशा करती रही हो। अच्छा किया। खूब नजारा रहा होगा देखने वालों के लिए। वो चुप खड़ी रही। कुछ सुनाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चच्ची ने जताती नजर आबनूस पर जमा दी। बिलाशुबा ये मेरी गलती है। उसने फौरन गलती तस्लीम कर ली। चिराग ने चौंक कर आबनूस की तरफ देखा कि ये लोग इतनी जल्दी जल्दी रंग क्यों बदल लेते हैं। दुनिया में गद्दारी इतनी आम क्यों होती जा रही है? जिसे देखो अपनी वफादारियां बदल रहा है, उसके लिए जाल बिछाता है, उसे फंसाता है और फिर खुद अलग होकर खड़ा हो जाता है। तुमने जाने की जिद की, मैंने पूरी कर दी। तुम्हें मेरी नाक का भी ख्याल रखना चाहिए था। ये कहते हुए आबनूस पहचानी नहीं जा रही थी। चिराग इस्तेहजा या हंस का रह गई। अच्छा हुआ ये सबक भी मिल गया कि कोई किसी भी वक्त पीठ फेर सकता है। किसी पर तकिया ना रखना। तुमसे तमीज के दायरे का कहा था। तुम कूद फांद करती रही। वो मुसलसल बोल रही थी। किसी ने ठीक कहा कि वो चिराग जैसी थी। साफ मुकर गई। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि कहा था जो जी में आए करना। जिंदगी के 4 दिन हैं, वो हंगामों की नजर हो भी जाएं तो बाकी के 2 शराफत के लिए काफी रहेंगे। हम जिंदा सलामत वापस आए, क्या ये काफी नहीं? उसने कड़ी खुफगी से आबनूस की तरफ देखकर मुंह ही फेर लिया। सलामती सिर्फ जिस्मो जान की होती है, इज्जत की सलामती कोई मायने नहीं रखती। उसने कड़े तेवरों से लाजवाब कर दिया। चिराग ने जी जान जला देने वाले अंदाज से शाने उचकाए। वही इज्जत के ढोल ताशे, वही दिलो जान के सौदे, वही कि दिल का कोई मोल नहीं, वही कि ये जान अजीज है पर तुमसे ज्यादा नहीं। सबको पाक दामन के कमरे से निकल जाने की सजा मिली। पाक दामन नुस्तरन के गले से झूल गई कि बताओ मेरी प्यारी नुस्तरन, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अम्मान पाऊं? मेरी शक्ल देखो, मेरी शादी तो हो जाएगी ना? मुझे कुछ होगा तो नहीं? दीवाने की नजर लग गई है, बद्दुआ तो नहीं लगेगी? एक पत्थर मेरा दामन छू गया था, अपना दामन कैसे पाक करूं? मैं क्यों ऐसे चिराग के जाल में आ जाती हूँ? प्यारी नुस्तरन, तुम मुझे कितना समझाती हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। नुस्तरन को अपना राजदार बना लिया, उसे सब बता दिया। वो सर पर हाथ रखकर बैठती चली गई कि जैसे अभी जान दे देगी। वो उसे कमरे से नहीं निकलने देती थी। वो महल से निकल गई, बाजार में भागती दौड़ती रही। वो उसे हवा नहीं लगने देती थी। वो हवाओं में फिर फड़ाती रही। या अल्लाह, ये लाहौर से कौन आ गया? ये लड़की चिराग अपनी शादी पर क्या करेगी? किसी रस्म और रिवाज की परवाह नहीं इसे, किसी छोटे बड़े का लिहाज नहीं। वो भागी अपने टोटके करने, बल्कि अब वो कई दिन जादू ही करेगी कि बाहर की हवा उस पर से अपना सारा असर छोड़ दे। छोटा सा गार बनाएगी, उसमें पाक दामन को कैद कर देगी। इससे भी काम नहीं बना तो लकड़ी के संदूक में उसे बंद कर देगी और दरिया की तह में उतार देगी। निकाल वाले दिन ही निकालेगी। हूर और नूर बहार के बिस्तर चच्ची ने जमीन पर अपने कमरे में लगवाए कि उनकी कमरे अकड़ गई हैं, दुरुस्तगी हो जाएगी। चिराग को अलबत्ता उसके हाल पर छोड़ दिया गया। अम्मा को कुछ बता दिया, कुछ छुपा लिया। रात के अशाइये यानी हद नजर तक लगे दस्तरखान से वो गायब थी। चच्ची ने उन्हें खाना नहीं भिजवाने दिया। कह दिया था कि तबीयत नासाज है।
परहेजी खाना खाकर वक्त से पहले सो गई है। जबकि पेट के चूहों ने उन्हें सोने नहीं दिया तो उन्हें वो पान याद आया जो पाक दामन के कमरे में रह गया था। अम्मा का पान दान तक गायब था। इतना गुस्सा उनकी अम्मा को कभी नहीं आया था कि उन तक खाने का एक दाना नहीं पहुंचने दिया था। कफायत चच्ची के साथ नीचे कमरे तक आते सरगोशियां कर रही थी। इमाम साहिब का बेटा जख्मी हुआ है। उसने इमाम साहिब इसलिए कहा कि शायद उनके नाम से उसकी जान खलासी हो जाए। और चलते चलते चच्ची कुछ उस शिद्दत से रुक कर पलटी कि कफायत का दम खता हो गया कि उसे अब भी कोई नहीं बचा सकेगा। शम्स, तुमने शम्स कहा? जी, वो यहाँ है। कफायत को नसीर की जुबानी चंद दिन पहले मालूम हो चुका था, लेकिन वो साफ छुपा गई। क्यों? कि चच्ची को मालूम हुआ तो वो उसे वापस ना भेज दे। क्या इसीलिए चिराग कभी छुपा गई थी? नो बहार, हूर, क्या वो सब एक थी? वो सब जानती थी वो यहाँ रहने वाला है। फिर उन्होंने किसी को हवा क्यों नहीं लगने दी? नसीर से सारी बात कफायत की ही होती थी। उस पर फर्ज था कि चच्ची को खबर दे। वो यहाँ कैसे आया? नसीर अकेला नहीं आया था, वो भी साथ था। तुम मुझे आज बता रही हो? मैंने आज ही देखा है। सो झूठे मरे थे। कफायत अकेली पैदा हुई थी। चच्ची की समझ नहीं आया कि सवाल करे या कोई तरकीब निकाले। उंगली में अहद का छल्ला घुमाने लगी। कैसी अजीब बात थी। बात कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी थी और उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं हुई थी। जख्मी कैसे हुआ है? कुछ फिक्रमंदी ज्यादा तशवीश से पूछा। चिराग बीबी को बचाते हुए। उसके सीने से खून निकल रहा था। गहरा जख्म आया है शायद। गहरे जख्म का कहकर कफायत ने अपनी तरफ से चच्ची का गुस्सा टालने की एक और कोशिश की थी। चच्ची के लिए दो खबरें थी। एक शम्स यहाँ है, दूसरा वो जख्मी हो चुका है। तीसरा डर था और एक सवाल कि जहाँ चिराग को जख्म मिलना हो वहाँ शम्स कैसे पहुंच जाता है। ये उसकी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती? उनके दिल में ठेसें उठी। आज भी अक्सर नींद से उनकी आंख खुल जाती थी। उन्हें वो चेहरा याद आता था जिससे पहली बार हवेली में दो बदू मुखातिब हुई थी। आप कहती हैं तो मैं शहर छोड़ देता हूँ। कह दें कि शम्स चले जाओ। चले जाओ शम्स, तुम्हें उसी दिन चले जाने का कह देना चाहिए था। उसके जख्मी होने की खबर ने उन्हें अपनी नजरों में शर्मिंदा कर दिया था। जब से उनके खानदान से टकराया है, जख्म ही खा रहा है। जब से शहर वालों की दुनिया में दाखिल हुआ है, अपनी हस्ती को मुसीबत में डालता जा रहा है। ये कायदे कानून की दुनिया है, इसमें इस बेकायदे का गुजारा कैसे होगा? वो इतने बड़े महल की मेहमान थी कि यहाँ शम्स का नाम लिया गया तो वो बहुत छोटा लगा, जैसे नवाबों की फौज हो और वो अकेला हो। उसकी हैसियत की कम मायगी का एहसास बुरी शिद्दत से हुआ। एक इमाम मस्जिद का बेटा, छत्तें फलांगने वाला, कैद हो जाने वाला, बैराम का मुलाजिम। कितनी मामूली इंसान है शम्स। ये मामूली इंसान यहाँ क्यों है? मैं जाऊं? कफायत को नजर आ गया था कि सबको सजाएं मिल चुकी हैं, अब उसकी ही बारी होगी। चच्ची गहरी नजर से उसका जायजा लेने लगी। तुम अपनी हरकतें कब ठीक करोगी? वो ठिठकी। मैंने क्या किया है? तुम चिराग के साथ हर शरारत में शरीक रहती हो, फिर तुम मासूम बन जाती हो। तुमने कमी रहने दी होगी कहीं? वो गड़बड़ा गई। मैं तो आपकी हदायत पर उनके साथ रहती हूँ, वरना मजीद गड़बड़ हो जाए। तुम गरीबन आज अपनी कोठरी में नहीं सोओगी। कनीज तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देगी। जब तक मैं न कहूँ वही रहना। तुम कम हो किसी से? चिराग से पहले तुम्हें किसी दरिया में धक्का दूंगी। वो चच्ची की शक्ल देखती रह गई, आंखें नम हो गई। कमजोर चाल चलती हुई अपनी कोठरी में आई। रात का मलमल का कुर्ता अल्लाह किया, इस कुर्ते की अयाशी उसे ही मुयस्सर थी। चादर तकिया उठाकर जाने लगी, रुक गई। सामान में से आईना निकाला, अपनी नम आंखें देखी। रोते हुए मुनासिब लगती हूँ या नहीं? जांचा। हाँ, अच्छी लग रही थी। आंसू गाल पर फिसल गए। तब भी वो अच्छी ही लग रही थी। अलबत्ता दो तिल गीले होकर फिसल गए तो शक्ल पर फोत की धार आई। हथेली से रगड़ दिए। कनीज की बताई कोठरी में आ गई। वहां पहले से मौजूद खादमा उसकी शक्ल देखने लगी कि कहाँ हवेली वालों की खासुल खास मुँह चरी कफायत कि आबनूस बीबी तक उसकी नाज बर्दारी करती रही थी। कहाँ उसकी ये छोटी सी कोठरी जहाँ मुश्किल से दो बिस्तर लग सकते थे। कफायत ने गहरा सांस भरकर कोठरी का जायजा लिया। इतनी घुटी हुई अंधेर जगह। उसने बिस्तर पर अपनी चादर पटकी, आईने को तकिए के नीचे रखा। उसे रहाइश के लिए खास कोठरी दी गई थी जो चच्ची के गुस्से की नजर हुई थी। तुम और यहाँ सोओगी?
कोई क्यों? मजाक करती हो? मुझसे मार ना खा लेना, चुप करके सो जाओ, मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़को। अल्लाह बख्शे माँ कहा करती थी कि गिरे कोई भरे कोई। खादिम तो गर्दनें कटवाने के लिए ही पैदा होते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता अपनी औकात क्यों भूल जाती हूँ। तो बा यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है, लेकिन यहाँ सूरज है, निकलने से पहले उठना होगा। कोठरी की दहलीज में कनीज खड़ी थी। गुल, आबदार खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दिन चढ़ने से पहले एक एक बर्तन में पानी भर जाना चाहिए। अगर तुम्हें छींकने या खांसने की बीमारी है तो अपनी सांस खता समझना, वरना इस वक्त तक पानी भरा दूंगी जब तक जमीन से पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। सख्ती से कहकर वो चली गई। कफायत के आंसू तकिए में जज़ब होने लगे थे। चची कभी उससे ऐसे नाराज नहीं होती थी, लेकिन उसका कसूर ही क्या था? यह कि वो गरीब है, दूसरा कि वो मजबूर है, तीसरा कि उसका दुनिया में कोई नहीं है। उसका कसूर ही क्या था कि वो नसीर के साथ बाजार आया था। नसीर लखनऊ आता जाता रहता था। यहाँ उसके दोस्त अहबाब थे, उनसे मिलने और बातों में मसरूफ रहा। वो इधर उधर घूमता रहा। दिन ढल गया, शाम ठहर गई। उसे कई नस्वानी चीखें सुनाई दी। कई लोग अचंभे से ये मंजर देख रहे थे। उसने भी देखा और आगे बढ़ गया। फिर आस्तीन कोहनी की तरफ समेटते हुए कुछ सोच कर ठहर गया। गर्दन घुमाकर वापस उस तरफ देखा। वो हवास बाख्ता थी, हरासा थी, हाथ पैर झटकते हुए बेहंगम भागने की कोशिश कर रही थी। उसे तो भागना भी नहीं आता था। वो जेरे लब हंस दिया। वो इस मंजर से महफूज हुआ था। उसने कई लोगों को खींचकर दीवाने के खंजर के सामने कर दिया था। एक बच्चे तक को बाजू से घसीटकर दीवाने के सामने ले आई थी, लेकिन दीवाना समझदार था। सिर्फ अपना ही शिकार करना चाहता था, चिराग का, सिर्फ चिराग का। दीवाने की नजर कमजोर थी, ना नियत। वो बड़ा पुख्ता इरादा था। चंद लम्हों का मंजर था, सामने आया और चला गया। वो हंस दिया, बल्कि बहुत खुश हुआ। तबीयत हशाश बशाश हो गई। उसने नजारा करने के लिए आग लगाई थी, तो रुक कर उस नजारे से लुत्फ अंदोज क्यों नहीं होती? फिर डरती क्यों है? भागती क्यों है? चीखती चिल्लाती क्यों है? वो अपनी समत चलता रहा, सर घुमाकर इधर उधर देखता। उसे शरबत पीने की तमन्ना हुई, पान की चाहत जागी। फिर उसे वापस नसीर को जा लेना था। वहां से उन्हें एक और मशहूर किस्सा गो के पास जाना था। रात उसके यहाँ किस्सा गोई का एहतमाम था। किस्सा सुनना था, रात गए वापस आना था और सो जाना था। वो चलता रहा। फिर वो तेज चलने लगा, फिर वो भागने लगा, फिर वो ज्यादा तेज भागने लगा। उस समत जिस समत आग लगाने वाली भागी थी। दरअसल वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि उसके साथ क्या गुजरी। वो मर गई, मार दी गई या बचा ली गई, लेकिन वो तो जाग रही थी। कमरे में अकेली थी। ये वही कमरा था जो उसे दिया गया था, लेकिन वो हमेशा पाक दामन के साथ रही थी। यहाँ वो आज पहली बार सो रही थी। रोशनियां गुल नहीं थी। छत गिरी रहती, जिसकी खुशनुमा झालर चारों तरफ लटकती रहती। वो उन्हें देख रही थी। मखमली झालर थे, खूबसूरत नक्श थे, हर शय खूबसूरत थी। बदसूरती थी तो शायद उसके दिल में सारी स्याही वही थी। एक वसीओ अरीज कमरा था, खूबसूरत। खाला ने खास कर उसके लिए तैयार करवाया था। उसकी खिड़कियां भी बाग की समत खुलती थी। पहले वो खिड़की की दहलीज पर बैठी रही थी। नीचे चहल पहल थी, काम समेटे जा रहे थे। रातें जो जागती हैं वो जाग रही थी। महल की हलचल कभी खत्म नहीं हुई थी। वो जहां नजर दोहराती थी, हर शय को मुकम्मल पाती थी। लखनऊ और लाहौर में किस चीज की कमी थी? उसकी जिंदगी में ही क्या कमी थी? मेहरबान अपने काम समेटकर बाग के कोने में हंसी मजाक कर रही थी। आवाजें उसके कानों तक आ रही थी। कुछ राज और न्याज भी होते होंगे इनके दरमियान। उनके दिल किसी के नाम धड़कते होंगे। हवा खनक थी। हर इंसान बेफिक्र लग रहा था। वो भी बेफिक्री ही थी। फिर उसने खुद को एकदम सन्नाटे में पाया। थका हुआ वो बिस्तर पर आकर दराज हो गई। छत के नक्श देखती रही। आंखें बोझल होने लगी। कमरा रोशन रहा। सोई जागी कैफियत में एक तेज धार नोक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा था। बेचैन होकर उठ बैठी। सोचा पाक दामन के पास चले जाना चाहिए। उठी और रात के उस पहर चलती हुई फरहाद के कमरे की तरफ आ गई। नीचे से एक बच्चे को रोने की आवाजें आ रही थी। माँ टहल टहल कर लोरी सुना रही थी। फरहाद के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से धकेल कर वो चुपके से अंदर आ गई, जैसे कुछ
चुराने आई हो। वो संदूकची देखी जिसमें उसके नाम के कई खत रखे थे। एक को खोल लिया, खड़े खड़े पढ़ने लगी। उस नजर दीवानी का कसूर है या दिल की दीवानगी का? लम्हे लंबे खत में कहीं दरमियान में नजर पड़ी और उसने फिर से खत को मुट्ठी में भींच लिया। कलम दवात जो वो गिरा गई थी समेट कर रख दी गई थी, गलीचा साफ कर दिया गया था। उसने कलम उठाया, कागज लिया और उसी के लिखने पढ़ने की मेज पर बैठकर खत लिखने लगी। पहले फरहाद लिखा, उसे कुछ देर घूरा, फिर स्याही से मसल डाला। आदाब फरहाद लिखा, उसके साथ भी यही किया। मेरे फरहाद लिखने की कोशिश भी की, लिख दिया, उस पर भी स्याह कलम से लकीरें खींच दी। इससे इतना झूठ नहीं बोला गया। सुनो फरहाद, सुनो कि मैं अपने नाम लिखे सारे खत पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ये खत तुमने ऐसे क्यों लिखे हैं कि जिन पर नजर पड़ते ही मुझे इनसे डर लगने लगता है। ये डराने वाले खत क्यों हैं? क्या इसलिए कि इनमें तुमने अपना दिल रखा है? दिल? मुझे समझाओ, ये दिल क्या होता है? ये इतना डरा क्यों रहता है? मुझे बताओ कि सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं, और मैं किसी से क्यों नहीं करती? मुझे कोई इतना अच्छा क्यों नहीं लगता कि मैं वो रुक गई, कलम रोक दिया। उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। दाएं पैर की एक उंगली के किनारे पर सुर्खी थी, वहां कतरा कतरा टपके खून में से एक धब्बा मिटने से रह गया था। नशिस्त पर बैठे बैठे वो पैर की तरफ झुक गई। फरहाद को खत लिखते लिखते वो दिल से निकले उस खून की तरफ झुक गई। ये साफ बेईमानी थी। सूरज क्या निकलता उसने पहले ही आबदार खाना संभाल लिया था। सफाई करवाई, पानी भरा, फिर उसे जहां जो मिला वो काम किया। 2 घूंट पानी तक नहीं पिया। कनीज़ शुरू में उसकी निगरानी करती रही, लेकिन फिर जब वो खुद ही फुर्ती से काम करती रही, सांस नहीं लिया, तो उसे हैरत हुई। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। ऐसी खामोश थी जैसे मुंह में जुबान ही ना हो। चिराग ने उसे बुलवाया था। तुम्हें क्या हुआ? सुबह से कहाँ हो? आपको कोई काम है? सीधा साफ खरा चेहरा। यहाँ तुम्हें क्या काम है? हंसकर उसके शाने पर हाथ टिका दिया। आपके किए की सजाएं हमें मिलती हैं, इससे बढ़कर क्या काम होगा हमारा? उसने बड़ी संजीदगी से कहा और चली गई। चच्ची तक खबर पहुंची। कनीज को दी हदायत वापस ली। कनीज ने भी उसे कह दिया कि अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो करती रही। कोई उसे रोक नहीं सका। काम खत्म होते हुए तो वो किसी कोने में छुप कर बैठ गई। हूर कफायत को ढूंढती रही। बहार ने कोशिश की, लेकिन वो किसी को नहीं मिली। वो चच्ची को भी नहीं मिली। चेहरे से सारे तिल गायब थे, बाल बिखरे थे, होंठ सूख चुके थे। वो किसी को क्यों मिलती? वो तय खाने की सीढ़ियों के नीचे खामोश बैठी थी। चिराग खामोशी से आती दिखाई दी और उसके पास खड़ी हो गई। बाहर आओ कफायत। सालों पहले जब वो लखनऊ आई थी तब भी वो यहीं आकर छुप गई थी। वो जब बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया। कफायत, खत्म करो अब, मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। वो चुप रही। एक दिन मैं मर जाऊंगी, तब सब ठीक हो जाएगा। वो फिर भी चुप रही। ये तंग सी अंधेरी जगह थी। एक वक्त में एक ही आदमी बैठ सकता था। चिराग को झुककर उसे देखना पड़ा। उसकी शोखी, शरारत सब सर्द थे। आंखों में सुर्खी थी। रोती रही थी। चेहरे पर बुरी तरह से उदासी थी। मैंने कहा था ना मेरी सहेली बन जा, पर तू मानती ही नहीं। आपकी सहेली बनने के लिए पहले आप जितनी हैसियत चाहिए होगी, उसने चीख कर कहा था। ये तो दिल के कमाल हैं कफायत, कि वो हैसियत की बराबरी की जुर्रत करता है या मोहब्बत की। कफायत उसे देख कर रह गई। उसने ऐसी बातें कहाँ से सीख ली? बनोगी मेरी सहेली? नहीं नहीं, 100 बार नहीं। सीढ़ियों के नीचे से निकली और उठकर बाहर जा खड़ी हुई। फिर बच गई। वो जेरे लब बुड़बुड़ाई। आप किसी की कुछ नहीं बन सकती, आप बस दुश्मन बन सकती हैं, बड़ी बन सकती हैं। आप बदलिहाज और बेमुरवत बन सकती हैं, बेहिस और खुदगर्ज, लेकिन सहेली नहीं, दोस्त नहीं, अजीज नहीं। वो हैरान से देख रही थी। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। काट दे मेरी जुबान, लेकिन ये जुबान अब सच बोलेगी। किसी ने आपके लिए दिल पर वार खाया है। आप पर क्या असर हुआ है? आपने कितनी हमदर्दी महसूस की। हम सब मर जाएंगे, लेकिन आप जिंदा रहेंगी। हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, आप सलामत रहेंगी, खुशबाश रहेंगी, हमें याद भी नहीं करेंगी। हर चीज बेवकत रही आपके लिए। दिल भी जूते की नोक पर मसलेंगी। फिर मेरी क्या हैसियत?
तह खाने में एक गहरा सन्नाटा फैल गया। वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। आपने उसका जख्म नहीं देखा, उसके मरहम का ही कुछ इंतजाम कर देती। मरने वाले अपनी मर्जी से मरते हैं। उसने दोबारा आपकी जान बचाई है, अपनी ही जान की कीमत चुकाई होगी। वो सीढ़ियों की तरफ भाड़ गई। भाड़ में जाए कफायत। चची ने नसीर को बुलवाया, पूछा कि वापसी कब तक है। वो तज़-बज़ब में रह गया। हमारी वापसी थी, आपने ही कहा था। ठहर जाएं, शादी के बाद जाना। चची ने कफायत को घूर कर देखा। वो बेचैनी से हथेलियां रगड़ रही थी, दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि नसीर कुछ और कह दे, बस सच ना कहे। क्यों कफायत, तुमने नसीर से कहा था? वो मैंने सोचा शादी का घर है, कई तरह के काम होते हैं, ये लोग भी काम में। तुम अच्छा सोच लेती हो, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि जरा कम सोचा करो। मुश्किल से उस कफायत का मजाज ठीक हुआ था। अब इससे ज्यादा क्या कहती। कफायत नजरें चुराती रही। उसका दम निकल गया। मुसीबत यह है कि कोई अपनी जुबान अंदर नहीं रखता, सब उगल देता है। अब वापसी की तैयारी करो। अकेला चला जाऊं? अकेले क्यों जाओगे? जिसे साथ लाए हो उसे साथ लेकर जाओ। वो जाने कहां से जख्मी होकर आ गया है। कहने को कहता है कि जख्म मामूली है, लेकिन कई दिन से बुखार में जल रहा है। ऐसे ही ले जाऊं? मरहम किया? कई दिन से बुखार नहीं जा रहा। चची को एक लम्हे में कई सदियों की फिक्र हो गई। उनका चेहरा उतर गया। चले जाएं वापस। नसीर को शम्स से हमदर्दी थी। वो सफर के काबिल नहीं था। नहीं, उसे तंदुरुस्त होने दो। गहरी सांस ली। जी चाहा कफायत को ही लाहौर चलता करें, बल्कि चिराग का भी सामान तैयार करवा दें। कफायत अपने बालों की लिटें मसल रही थी। आखिर क्या मुसीबत आई है इसे नसीर से ये सब कहने की? बेचारा गहरा जख्म ले बैठा। उसे शम्स से हमदर्दी क्यों होती है? वो क्यों चाहती थी लाहौर से आने वाला लाहौर वालियों के साथ रहे? इन सबको क्या हो गया है? वो क्यों शम्स को अजीज रखती हैं? वो सब एक राज में शरीक थी, शम्स के राज में। वो ये राज अफशा क्यों नहीं कर देती, वरना खुद से जुदा क्यों नहीं कर देती? वो सब बड़ों के सामने खड़ी होकर ये इकरार क्यों नहीं कर लेती कि एक गैर उनकी जिंदगियों में जगह बना रहा है, उसे निकाल बाहर करे। शम्स तुम्हारा रिश्तेदार है? नसीर के जाने के बाद पलट कर कफायत से पूछा। जरा सहमी सी हंसी। मुझे माफ कर दें कफायत, उस खानदान के लिए और मुश्किलें खड़ी ना करो। चची ने अपनी निगरानी में एक मरहम तैयार करवाया था। जख्म की कुछ नोयत नसीर से मालूम कर ली थी। परेशान थी, क्या करती? चाहती थी जाकर हाल देख आए, लेकिन मुमकिन नहीं था। एक मरहम चिराग ने भी तैयार करवाया था। वो कनीज के सामने खड़ी थी। लाहौर से नसीर के साथ आगाही का खास मुलाजिम है। वो जख्मी हो गया है, ये मरहम उस तक पहुंचा दो। मैंने सुना है इसके बारे में उसका इलाज हो रहा है। हमारा जख्म दुरुस्त करने का अपना तरीका है। कहना कि ये लगने से थोड़ी जलन होगी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। कनीज ने मर्दाने में पैगाम के साथ मरहम भिजवा दिया। नसीर ने अपनी निगरानी में मरहम लगा दिया। शुरू में जलन हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर इतनी ज्यादा हो गई कि वो जो तकलीफ को जुबान दांतों तले कुचल कर मटा रहा था, वो चीखें नहीं रोक सका। मरहम साफ किया, धो दिया। वो टहलने लगा, बकायदा तड़पने लगा। उसे किसी पल करार नहीं था। जलते हुए अंगारे भी कम ही तकलीफ देते होंगे जितनी इस मरहम ने दी। 3 दिन से जो मरहम लगा रहा था, उसे लगाने से भी जलन होती थी, फिर ठंडक हो जाती थी। उसे लगाने के बाद आग लग गई थी। अब तक जितनी शफा मिली थी वो जाती रही। उसका जख्म फिर से खुल गया। नसीर ने अगले दिन कफायत को मरहम लुटा दिया। जख्म देखे बगैर बनवाया है, इसलिए शायद शफा नहीं हुई। वो सारी रात तड़पता रहा है। कफायत ने हैरत से मरहम देखा। ये किसने दिया? तुमने ही भिजवाया था। उसने मरहम को सूंघा, फिर उंगली से जरा सा जुबान की नोक पर रखा। उसकी जुबान यकदम जल गई, जैसे अंगारा रख दिया हो। उसे इतना अफसोस हुआ कि दिल चाहा रो ही दे। फिर शीशा कभी तो पिघलता होगा। चिराग का दिल, वो भी नहीं। वो बचपन से चिराग को जानती थी। वो शरारती थी, बदलिहाज थी, लेकिन इतना आगे वो कभी नहीं बढ़ी थी। वो किस लिए इतनी जालिम हो रही थी? एहसास करने वालों के गले काट रही थी। जान पर खेल जाने वालों की जान लेने के दरीपे हो चुकी थी। आपने नसीर को जो मरहम भिजवाया था वो वापस देकर गया है। कहता है कि जैसे उसपे बिच्छू का जहर हो। जख्म लगते ही बीमार तड़पने लगा। उसने सबके दरमियान बैठी चिराग से मुखातिब होकर बताया। दिन का वक्त था, सब सदरगाह में मौजूद थी। चिराग हक्का बक्का कफायत की शक्ल देख रही थी। चच्ची तक के ओसान खता हो गए। कफायत, ये क्या कम वक्त, मौका महल वक्त लोग तो देख लेती, पर कफायत की तो आंखें ही
चढ़ी हुई थी, पहचानी नहीं जा रही थी। कैसा मरहम है, किसके लिए था? खाला ने पूछा। दिल्ली वाली बहनें तजस्सुस से देखने लगी। बहराम का खास मुलाजिम है, किसी सिलसिले में जख्म आया है, मैंने ही मरहम भिजवाया था। चच्ची ने बात संभालनी चाहिए। आपका भिजवाया मरहम उस तक नहीं पहुंचा, उन्होंने भिजवाया था। नवाब साहब के हकीम ने पूछा है, इसमें क्या घोल दिया है? वो तरकीब पूछ रहे थे ताकि तकलीफ का तोड़ कर सके। वो सिर्फ चिराग की तरफ देख रही थी। सुनने वालों को यही हैरत थी कि उसने एक मामूली मुलाजम के लिए मरहम बनवाया और उसे भिजवा दिया। ऐसा एहतमाम क्यों किया? मैंने सोचा आगाही का खास मुलाजिम है तो इसलिए। किसे बनवाया था? खाला पूछ रही थी। उसने किसी से नहीं बनवाया था, खुद ही खाला के छोटे से मोहत्तम में पहुंच गई थी। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ मुख्तलिफ सफूफ और जड़ी बूटियां रखी थी। एक बर्तन पर सुर्ख कपड़ा बंधा था, उसने वो उठाकर मुत्तब का इंतजाम संभालने वाले की तरफ बढ़ा दिया कि ये क्या है। वो लंबी चौड़ी तफसील बताने लगी, जिसमें उसे बस इतना समझ में आया कि ये उसके काम की चीज है। एक चुटकी से ज्यादा इस्तेमाल में लाने से उसका काम काम हो जाएगा। उसने चंद बेमैनी सफूफ लिए, उन्हें मिलाया और उसमें उस सुर्ख सफूफ की अच्छी खासी मिकदार झोंक दी। पानी डालकर घोल दिया। मरहम किसने बनाया था? चिराग। अम्मा को एक लम्हा लगा था सारी बात समझने में। मौका महल सब एक तरफ रखकर उन्होंने सवाल किया था। वो जिसका नाम लेती उसे हाजिर करके पूछ लिया जाता। कफायत ने ऐन महफिल में सबके सामने पूछ पड़ताल करके मामला बगाड़ दिया था। चची की हथेलियों पर पसीना सिमट आया था। उन्हें कफायत से इस कम अकली की तवक्का नहीं थी। चिराग। खाला ने पहली बार अपनी बहू को सवालिया अंदाज में मुखातिब किया था। इन्हें सारी सूरत हाल पर ही हैरत थी। सीधी साफ दिखाई देने वाली बात सबको ही यकदम अजीब दिखाई देने लगी। एक लम्हे की देर थी, खाला ने अपनी बहन की तरफ देखा जो तैश भरी नजर से अपनी बेटी को घूर रही थी। चच्ची के चेहरे पर अलग पशेमानी कंधा थी। खाला ने पहली बार महसूस किया कि वो अपनी लाडली भांजी को अपने दिल के करीब रखती हैं, लेकिन उसकी शख्सियत की पूरी समझ नहीं रखती। वो जानती ही नहीं कि चिराग कौन है, क्या चाहती है, क्या करती है। उनकी बड़ी बहन उनसे कुछ छुपा रही थी। चिराग झटके से उठी और तेजी से वहां से चली गई। ये और बुरा हुआ, सब ने उसे जाते हुए देखा। वहां मौजूद हर इंसान कुछ ना कुछ महसूस कर चुका था। अभी किसी को कोई सिरा हाथ नहीं आया था, लेकिन शायद कभी आ जाए। इंसान सारी उम्र का अनाज जोड़ कर नहीं रख सकता, वो इज्जत जोड़ कर रखता है, क्योंकि सिर्फ उसी के बगैर वो सर उठाकर जी नहीं सकता। हर तहरीर मिट जाती है, एक इज्जत पर आया हरफ नहीं मिटता। चच्ची ने दुख से कफायत की तरफ देखा कि तुम भी पीछे नहीं रही, यही हमारी मोहब्बतों का सिला है। कफायत जानती थी उसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। उसने जज्बाती होकर अच्छा नहीं किया। उसने हवेली का नमक खाया है, उसे हर हाल में सिर्फ इस नमक को हलाल करना है। फिर उसने किसी गैर के लिए नमक हरामी क्यों की? उसने चिराग को तकलीफ पहुंचाने में अम्मा चच्ची को तकलीफ पहुंचा दी। वो सारी हकीकत जानती है कि सब उसके आगे बेबस हैं। शायद चिराग खुद भी अपने आगे बेबस है। फिर इसने ऐसा क्यों किया? कुमान से निकले तीर शायद वापस आ ही जाए, लेकिन खानदान की शराफत पर उठाए सवालों की वापसी नहीं हो सकती। पाक दामन ने अब उन सब का अपने कमरे में दाखिला बंद कर दिया था। वो दरवाजा अंदर से बंद करके बैठी रहती थी। उसने साफ कह दिया था कि वो किसी से मिलेगी ना बात करेगी, वो सिर्फ नुसरन की बात मानेगी। जलकर उसने चिराग का लाया हुआ बदनुमा नमूना भी नुसरन के संदूक में फेंकवा दिया था, जो वो अपनी तरफ से शाहकार बना कर लाई थी। ये मेरी शादी का तोहफा है। वो इस बदनुमा नमूने को देखकर अपने चेहरे के तासुरात को बदनुमा करने से बचा रही थी। मैंने खुद बनाया है। चिराग शर्मिंदा होने के लिए तैयार नहीं थी। तुम सिर्फ पागल हो, अच्छा बना लेती हो, बाकी के काम रहने दिया करो, उसने जेरे लब कहा। तुम्हें पसंद आया? बहुत। नई नई दोस्ती हुई थी तो उसने झूठ बोल दिया, लेकिन अब वो सच्चाई से काम ले रही थी। वो नमूना उठाकर नुसरत को दिया कि उसे कहीं छुपा दो। मेरी शादी हो जाए तो इसे जला देना, मेरे साथ मेरे ससुराल नहीं जाना चाहिए। वो ये कहने से बाज रही कि इस मनहूस लड़की की दी हुई चीज जरूर किसी फसाद की वजह बनेगी। वो उसके साय से हर तरह से दूर रहना चाहती थी। चिराग ने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन पाक दामन
दामन ने दरवाजा नहीं खोलने दिया। इंसान को अपनी खुशियों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। दरवाजा बंद रख कर वो ये कुर्बानी दे रही थी। मैंने वो खत पढ़ लिया था जो तुमने छुपा कर रखा था। मैं खाला को देने जा रही हूँ, उसने चिल्ला कर कहा। दरवाजा झपट से खुला। पाक दामन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कौन सा खत? जिसके लिए तुमने दरवाजा खोल दिया, वही खत। सारे दांत निकाल कर दिखाए। वो 3 सतरों पर मुश्किल खत उसकी मोहब्बत का कुल कलाम था। उसके होने वाले दुल्हा ने अपनी छोटी बहन के हाथ भेजा था। ये एक वाहद खत था जो दोनों के दरमियान मोहब्बत की वजह बना था। वो भी शादी तय हो जाने के बाद। वो आज तक हजारों बार खत पढ़ चुकी थी। 3 सतरें ही तो थी, लेकिन उसके दिल की हर धड़कन बन चुकी थी। चिराग के आते ही उसने खत छुपा दिया था। वो जानती थी वो इस खत का भी जरूर कुछ करेगी। ये खत खाला के पास जाएगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनकी मासूम सूरत बेटी निकाह से पहले मोहब्बत पर कबूल है कह चुकी है। उसने हाथ में पकड़ा खत लहराया, शादी को कुछ खास चीजें दिखाते हुए। पाक दामन की ही गलती से खत चिराग की नजर में आ गया था। मौका देखते ही उसने उचक लिया था। मोहब्बत की कुछ फजूल सी बातें लिखी थी जिसे पढ़कर उसने मुंह बना लिया था। पाक दामन के चेहरे पर स्याही कुंद गई। चिराग उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो चुप चिराग की शक्ल देख रही थी। तुम ऐसी क्यों हो? कामिल संजीदगी से पूछा। तुम्हारे राज उचक लेने वाली शोखी से लहरा कर पूछा। तुम मोहब्बतों की कदर नहीं करती। तुम मोहब्बत का मजाक उड़ाती हो। तुम हर राज ले उड़ती हो। तुम हर चीज हर दिल से खेलती हो। आखिर कितना खेलोगी? चिराग ने हंसना चाहा, लेकिन पाक दामन के लहजे की सख्ती ने उसे लब भींच लेने पर मजबूर कर दिया। इंसान तुम्हारे खिलौने हैं। ठीक है, खेलो। जिस दिन तुम्हारा दिल भर जाएगा, उस दिन जान जाओगी तुमसे मोहब्बत करने वाला हर दिल टूट चुका है। वो तुमसे दूर जा चुका है। लोग टूटे हुए बर्तन के साथ ये सलूक नहीं करते जो तुमसे मोहब्बत भरे दिलों के साथ करती आई हो। या तुम्हें खुद पर जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? तुम खाला जान की तरफ से नहीं देखती कि एक तुम्हारी वजह से वो कितनी बार शर्मिंदा हो चुकी हैं? तुम किसी मोहब्बत करने वाले का मान नहीं रखती। तुम कौन हो चिराग? तुम्हारे नखरे क्यों उठाए जाएं? तुम्हारी मोहब्बत का दम इसलिए भरा जाए कि किसी लम्हे तुम उस मोहब्बत का दम घोट दो। मैंने किसी को अपनी मोहब्बत का पाबंद नहीं किया। हर चीज में से हर चीज धूस से। तुम खुद को बहुत बुलंद समझती हो, जबकि तुम बहुत खोखली और कमतर हो। उस आखिरी बात पर उसके होंठ लर्ज कर रह गए। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। पाक दामन ने पहली बार चिराग को बेबस पाया, बहुत बेबस। उसे एहसास हुआ उसने बहुत कुछ कह दिया। चिराग ने खत उसके पैरों में फेंक दिया। पाक दामन ने झुककर खत नहीं उठाया। वो जानती थी कि उसने सख्त बातें की हैं। वो दू बदू जवाब इंतजार में थी, लेकिन चिराग खामोश क्यों रही? पलट कर चली क्यों गई? उसने एक बार उसे आवाज दी कि रुक जाओ, लेकिन वो तेजी से निकल गई, उसके कमरे की दहलीज से दूर, बहुत दूर। चिराग जैसे लखनऊ से ही निकल जाना चाहती थी। वो भाग जाना चाहती थी, छुप जाना चाहती थी। ये दुनिया बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये दुनिया बहुत तंग है। पाक दामन ने चिराग को जाते हुए देखा। सीढ़ियां उतरे अपने दिलकश मखमल में। बेहद दिलकश चेहरे वाली चिराग को पलट कर जवाब दिए बगैर हथियार डालते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जात में कोई इंतशार आ चुका है। वो अंदर ही अंदर किसी जंग में मसरूफ है। वो हारना नहीं चाहती, इसलिए सबसे लड़ रही है। खाला के घर से एक खत नवीस थी। 9 उम्र लड़की थी। उसकी खताती बहुत अच्छी थी। दिन भर लिखने पढ़ने के कई तरह के काम करती, लिख कर रुके भिजवाती, अहम खत किताबत करती। फरहाद के लिए खाला के खतूत भी वही लिखती थी। वो उसके कमरे में आई तो अपने लिखने की मेज पर झुकी कलम को स्याही में डुबोकर काम कर रही थी। शादी के सिलसिले में कुछ जरूरी पैगामात थे, उनकी खताती कर रही थी। मसलन रंगों से बेल बूटे बना रही थी। तुम खत लिखती हो या खत पहुंचा भी देती हो? वो सीधी होकर खड़ी हुई, बल्कि डर गई। होने वाली बहू साहिबा खुद चल कर आई थी। मैं सिर्फ लिखती हूँ, खत अरसाल करना। उसने उसकी मेज पर सिक्के रखे और फिर एक खत। हमारे साथ लाहौर से एक मुलाजिम आया है, उस तक पहुंचा दो। वो खत
और सिक्के देखने लगी। फिर सर उठाकर आने वाली को देखा जो नाम और हुलिया बता रही थी। वो चुप सुनती रही, तजबजब का शिकार थी। वो ये काम नहीं कर सकती थी। उसका मर्दाने में जाने का सवाल ही नहीं था। नसीर के पास जाना, उसे कहना इमाम साहिब का खत आया है, वो तुम्हें ले जाएगा, तुम उसे दे देना। उसके चेहरे के तासुरात देखकर उसने झंझला कर कहा, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम कर सकती हो या नहीं, मैं कह रही हूँ ये खत पहुंचा दो। अगर ये बात किसी को मालूम हुई तो तुम्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये किसी को मालूम नहीं हो सकेगा। ये कहते हुए वो संजीदा थी, जबकि जानती थी कि ये बात बाहर निकली तो अम्मा उसे तोप के गोले से बांध कर उड़ा देगी। गोला आसमान में रह गया या जमीन में गायब हो गया, वो ये नहीं जान सकेगी। उल्टा वो उसे डरा रही थी। उसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। इनकार वो करता है जिसके पास गुंजाइश रहने दी गई हो। उसने कैसे भी करके खत नसीर तक पहुंचा दिया। नसीर ने इमाम साहिब का खत बेटे तक पहुंचा दिया। बेटे ने खत खोला और पढ़ा, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हर बार बच जाते हो, मरते ही नहीं। मर जाओ वरना यहाँ से दफा हो जाओ। सिर्फ एक सतर लिखी थी, सिर्फ एक हुक्म था। उसने खत को अब्बा जी का खत समझकर ही खोला था। उसे कितनी खुशी हुई थी कि अब्बा जी ने उसे याद रखा, बहराम से मिले होंगे, अता पता लिया होगा, उसे याद कर रहे होंगे। जब वो आ रहा था तो उन्होंने उसकी पेशानी चूम कर कहा था, दुनिया में निकलकर अपने बाप को ना भूल जाना। सीने की तकलीफ से वो दर्द में मुब्तला रहा था तो अब्बा जी को हर आह पर याद करता रहा था। ये खून की तासीर नहीं थी, अब्बा जी की मोहब्बत की तासीर थी। एक तरफ उनके ख्याल से उसे सुकून मिलता रहा था कि कोई उससे मोहब्बत करता है, कि मोहब्बत बड़ी शफा है, कि मोहब्बत गहरी तसल्ली है। लेकिन खत उसका निकला जो जमीन में शायद ही किसी के सुकून की वजह बना होगा। तुम्हारी किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी है, हर बार बच जाती हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। उसने खुद कलामी की। सब ने महसूस कर लिया कि लड़कियों में कोई अनबन चल रही है। सब जुदा जुदा हैं, न हंसी मजाक न शरारतें। पाक दामन का कमरा बंद रहता, चिराग कहीं दिखाई नहीं देती थी। कफायत गुम रहती, कामों में लगी रहती। और बहार नशिस्तगाह में सबके सामने पाई जाती। इन सब का खाना पीना भी कम हो चुका था। कभी बाग में आंख मचोली खेला करती थी, अब वो भी तमाम हुआ। मिल बैठकर किस्से सुनने सुनाने की रातें भी जाती रही। सब धुंधला गया या गुम ही हो गया, या खुशियों और बेफिक्री के दिन ही महदूद होते हैं। चिराग को बुलवाया जाता, कई लोगों से मिलवाया जाता, वो चुपचाप मिलती, जो कहा जाता करती। आदाब तस्लीमात होते, हर चीज अपनी जगह पर वापस आ गई। हर कोई तमीज के दायरे में सिमट आया। बस एक नामहसूस खामोशी सी धार आई थी। मामलात की दुरुस्तगी हो गई और दिल का खलल भर गया। दिन भर इंतजामात होते रहे, डोलियां आई, सवारियां उतरी, चराग खामोश रही। जहां कहीं खड़ी रह गई, जहां बैठाया बैठ गई, जो कहा पहन लिया, जो कहा बोल दिया। किसी को कोई शिकायत नहीं रही, बल्कि खाला के कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। चच्ची उन आंखियों से चिराग को देखती, लेकिन कफायत को अलग चुप लग गई थी। कफायत चिराग को उन आंखियों से देख लेती, चिराग कफायत को, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करती थी। इन सब की आपस की तकरार भी की गई, ना शिकवा ना शिकायतें। आबनूस खामोशी से सबका जायजा लेती रही। कभी वो जताती हुई नजरों से चच्ची को देखती कि अब खुश हैं आप, जो चाहती थी वो हो गया। नवाब खालू ने दास्तान गोई का इंतजाम करवाया था। दिन भर उसकी तैयारियों का सिलसिला रहा। रात के पहले पहर दास्तान गो को औरत ने हुस्न बानो के अहवाल से 7 सवालों पर किस्सा शुरू किया। वो सदरगाह की जमीन पर ऐन दरमियान में एहतमाम से बैठी थी। उसने अपनी मर्जी का माहौल बनवाया था। जिस दायरे में वो बैठी थी सिर्फ वो दायरा रोशन था। उसके गिर्द नीम अंधेरा था। चिराग कमर सीधी रख कर, हाथ गोद में रख कर खाला के साथ तख्त पर बैठी थी। वो यकटक दास्तान गो को देखती जाती थी। ये उसकी आवाज की तासीर थी या उनकी फनकारी के किस्सा हुस्न बानो हातमताई ही तो था। लेकिन बात ये रही कि उसकी आंखें नम होती चली जाती थी। हातिम ने 7 सवालों के जवाब ही तो लाने थे, लेकिन हर औरत के दिल की धड़कन भरने लगी। एक मर्द सब छोड़कर एक औरत के सवालों के जवाब लाने के लिए अपनी जिंदगी मौत के स्पुर्द करता है। उसे क्या चाहिए? मेहरबानों की मोहब्बत, उसकी दौलत, या फिर दिल का साथी? ये 7 सवाल थे या 7 इम्तिहान।
کیا سچا دل پانے کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ اتنا ہی قیمتی ہے یہ سچا دل، محبت بھرا دل، یہ دل جس رات انہیں قصہ گوئی سننے کے لیے جانا تھا، اس شام وہ زخمی ہو گیا اور اب وہ نصیر کے ساتھ ہجوم میں بہت پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کی طبیعت بہتر تھی، بخار جاتا رہا تھا، سینے کا زخم البتہ قائم تھا، لیکن وہ اس کا کیا کرتا؟ مندمل ہونے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ سب کہتے ہیں کہ دل کے زخم جلدی نہیں بھرتے، وہ ہنس دیتا۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کس کے لیے سینے پر تیر کھایا ہے؟ اس کا منہ سرخ ہو جاتا، شاید اسے یہ مذاق پسند نہیں آیا تھا، شاید وہ ابا جی کو یاد کر رہا تھا۔ اس کا مزاج برہم رہنے لگا تھا۔ نصیر کہتا ہے زخم کی وجہ سے وہ چڑھنے لگا تھا، وہ خود سے سوال کرنے لگا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ نئے شہر کی ہوا کا اثر تھا یا کچھ بے حسوں کی بے حسی کا کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے سینے پر لگے زخم کی آخر کیا قیمت ٹھہری ہے؟ دل کا قطرہ قطرہ خون کس قیمت پر نیلام ہوا ہے؟ اماں نے ہمیشہ دل سے دعائیں کی تھی کہ وہ اچھی والی چراغ بن جائے۔ انہیں گمان تک نہیں تھا کہ وہ اچھی بن کر اتنی بری لگے گی، کم گو ہوگی تو بے زبانوں میں سے بدتر لگے گی۔ وہ نزاکت سے ہنسنے لگی، اس کے کہکوں کے لیے کان ترس گئے، ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ محبت سے پوچھا۔ نہیں، یک حرفی جواب، اور پھر خاموشی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ سب سے خفا ہی ہے، سب کی شکایتیں دور کر رہی ہے۔ بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعائیں کافی نہیں ہوتی، یہ سوچ کر مائیں تربیت میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتی، اور اسی میں ان کی وہ خوشیاں اور خواہشیں بھی کچلی جاتی ہیں جو معاشرے کی اونچی ناک پر نہیں جچتی۔ وہ بیٹیوں کی ہر نقص سے پاک رکھتے ہوئے ان کے دلوں کو بھی کئی ارمانوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ وہ ایک ایسا انسان بن کر رہ جاتی ہیں جو دوسروں کو خوش رکھتے رکھتے خود خوش رہنا بھول جاتی ہیں۔ فرحاد کا خط آیا تھا، بلکہ آگے پیچھے کئی خط آ چکے تھے۔ اپنے نام آئے خط اس نے پڑھے بغیر پھاڑ دیے تھے، لیکن اب جو خط آیا تھا اسے تحمل سے پورا پڑھا، فرصت سے اس کا تفصیلی جواب لکھا تھا۔ اتنا لمبا جواب کہ اپنے سفر کی کہانی سے شروع کیا، شادی، خاندان، خالہ کی سسرال، سب کا ذکر لکھ دیا تھا۔ چچی نے ایک نظر خط دیکھا تو دل چاہا کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے چراغ؟ وہ سارے اچھے کام کر رہی تھی، پھر بھی وہ سارے برے کام کرتی رہی تھی، پھر بھی دنیا کی تشویش کسی حال میں کم ہونے والی نہیں تھی۔ خط نویس لڑکی کے ساتھ مل کر ایک کاغذ پر نیلی اور سرخ سیاہی سے نقش بنائے، درمیان میں ایک شعر لکھا۔ فرحاد نے یہ خاص خط کھول کر اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک خط کو گھورتا رہا۔ جب سے وہ اتنی دور آیا تھا، پہلی بار اسے لگا اس نے اتنی دور آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ محبت کرنے والوں کو ایسی غلطیاں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے شعر پڑھا، کئی بار پڑھا۔ شعر لاجواب تھا لیکن بے تاثیر۔ جوابی خط میں چراغ سے سوال کیا کہ شعر کہاں سے چرا کر لکھا ہے؟ کیا مطلب بھی سمجھتی ہو؟ میں نے تمہارے کمرے میں اپنے نام کچھ خط دیکھے ہیں، میں وہ خط پڑھنا چاہتی ہوں۔ چراغ، کیا مجھ سے خفا ہو؟ تم مجھ سے اجازت لے رہی ہو؟ مجھے تشویش لاحق ہو چکی ہے کہ تم میری چراغ نہیں ہو۔ کون ہو تم؟ وہ کون تھی؟ وہ کمرے میں گئی اور اس نے پہلا خط نکال کر پورا پڑھا۔ اچھی باتیں تھی، سنہری باتیں تھی۔ وہ لمبی نشست پر دراز ہو گئی، پیر آگے پھیلا لیے، سر پیچھے گرا لیا، چھت سے دکھائی دینے والے آسمان کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں موند لی۔ اس کے بال نشست سے پیچھے گرے تھے۔ اس کے نام خط لکھا، پہلا محبت نامہ اس کی گود میں رکھا تھا، جو میری چراغ سے شروع ہو کر میری چراغ پر تمام ہوتا تھا۔ فرحاد کی چراغ اس محل میں بہو بن کر آنے کے لیے تیار تھی۔ خالو صاحب آئے تھے، اسے خاص پاک دامن کے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ نہ کہتے تو بھی پاک دامن کے کمرے میں قدم نہ رکھتی۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مزاج کے نواب لیکن طبیعت کے فرنگی تھے۔ سب کہتے کہ کسی دن پورے فرنگی بن جائیں گے، بہو بیٹیوں کو کھلی آزادی دیں گے، سب ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، عورتیں ان کے سامنے منہ میں نوالے رکھیں گی، چبائیں گی، اور وہ قطعاً برا نہیں مانیں گے۔ فرحاد کچھ انہی کے نقش قدم پر تھا۔ بیٹھ جاؤ چراغ، انہوں نے سامنے نشست کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہ مختصر جواب دیتی رہی۔ ان کی یہ تیسری ملاقات تھی۔ پہلی دو ملاقاتیں اس ملاقات سے مختلف تھی۔ ان میں وہ بولتی رہی تھی، وہ سنتے اور ہنستے رہے تھے۔ اب وہ کچھ پوچھتے تو وہ جواب دیتی،
ورنہ خاموش رہتی۔ پاک دامن لجاجت سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر آئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ مجھ سے ناراض ہے، اس سے کہیں مجھے معاف کر دے۔ اس نے ناپسندیدگی سے پاک دامن کا ہاتھ اپنے شانے سے گرا دیا۔ ہرگز معاف نہ کرنا چراغ، محبت کی غلطیاں معاف نہیں ہونی چاہیے، ان کی صرف سزا ہونی چاہیے۔ میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنا پھٹکارا ہوا ہاتھ بے بسی سے مسلنے لگی۔ چراغ خاموش رہی۔ باپ بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں جاؤں خالو جان؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عام حالات میں وہ ان کے اٹھنے سے پہلے ہرگز کھڑی نہ ہوتی، کم سے کم ان کے لیے وہ اچھی والی چراغ ہی رہتی تھی۔ مجھے تم اجازت لیتی ہوئی اچھی نہیں لگی چراغ، ضرور جاؤ، لیکن ایک بات سن جاؤ، میں چاہتا تھا پاک دامن تم جیسی ہو، آبنوس جیسی۔ تم بیٹی نہیں تو تمہیں بہو بنا لیا، شاید کبھی آپ بھی پچھتائیں کہ ایسا کیوں کیا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ برے کی برائی دیکھ لی جائے، جرت تو یہ ہے کہ اس برائی میں اچھائی کے پہلو پر یقین رکھا جائے۔ اسے اتنی مشکل بات بالکل سمجھ میں نہ آئی۔ سمجھ میں آیا تو اتنا کہ اسے پھر سے برا ہی کہا گیا ہے۔ پاک دامن اپنے رو دینے والے انداز سے دیکھ رہی تھی کہ اس کا دل تھا ان آنکھوں میں مرچیں پھونک دے، اس کی زبان کاٹ دے۔ اس کے لیے کیا سزا ہے؟ پاک دامن کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس نے منہ بنا لیا، بلکہ بگاڑ لیا۔ میں نے معافی مانگی ہے، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے خالو جان کہ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے؟ بالکل سنا ہے۔ جس نے کہا درست کہا، تمہیں اپنی سہیلی کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے، اس سے کلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اصل سزا یہ ہے کہ اس سے بات کر کے اسے مزید زج کیا جائے، اس کے سر پر سوار ہو کر اسے خوار کیا جائے۔ تمہاری خالہ اور سب خواتین مل کر اسے خاص قید میں ڈال کر رکھا ہے، تم یہ قید آسان کیوں کرو، بلکہ اس کا جینا دوبر کر دو، اس کی جان کو آ جاؤ، اسے پریشان کر دو، اسے یہ بھولنے نہ دو کہ تم کون ہو۔ اس نے گردن موڑ کر پاک دامن کی طرف دیکھا، اسے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ ہم تاج محل جائیں؟ اس نے گردن خالو جان کی طرف واپس گھما کر پوچھا نہیں، بلکہ اٹھلا کر فرمائش کی۔ پیچھے پاک دامن کے چہرے کے سارے رنگ خطا ہوئے، آنکھیں تاریک ہو گئی۔ نسترن اسے قتل کر دے گی۔ اس نے کہا تھا اگر اب کمرے سے بھی باہر نکلی تو مجھ سے نہ کہنا۔ خالو جان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پاک دامن اتنی شدت سے پچھتائی تھی کہ اس کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ ایسی سہیلیاں اللہ دشمنوں کو ہی نصیب کرے۔ اس کا نرم پڑ جانے والا دل اسے لے ڈوبے گا۔ وہ کیوں اس لڑکی چراغ سے ہمیشہ کے لیے اپنا دل اور جان آزاد نہیں کروا لیتی؟ جان؟ شاہ جہان کی جان، ممتاز محل۔ پوچھا نہیں گیا تھا، بتایا بھی نہیں گیا تھا، سب تیاریاں مکمل کروا کر انہیں جانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ اماں خالو صاحب کی بات سے کیسے تکرار کرتی؟ یہی کہا کہ شادی کے دن بس قریب ہی ہیں، کیا ضرورت ہے سفر کی؟ خالو شوہر کے مزاج سے واقف تھے، سب ہی واقف تھی۔ حیرت کیوں ہوتی؟ جب خوشی تھی سب مل کر دیکھ لیں گی۔ دلی والیاں زیادہ خوش ہوئی، کوئی لکھنؤ تک آئے اور کوئی آگرہ نہ جا سکے تو اپنے ہی نصیب کی کمی ہوگی۔ پاک دامن نے بڑی لجاجت سے اس سے درخواست کی تھی کہ شادی کے بعد اس کی جان لے لے، لیکن اسے ساتھ نہ لے جائے۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میرا دل کچھ وہمی ہو چکا ہے، یہ بات مان جاؤ چراغ، مجھے ساتھ نہ لے جاؤ۔ اس خط والے کے لیے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ کیا شادی نہ ہوئی تو مر جاؤ گی؟ کچھ ہو جائے گا؟ پاک دامن اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی۔ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے چراغ، تحمل سے سمجھانا چاہا۔ منہ سے نکالنے سے کچھ ہو جایا کرتا تو میں کئی لوگوں کو مرنے کی بد دعا دے چکی ہوں، اب تک زندہ ہیں وہ۔ مزے سے اٹھلا کر بتایا۔ اپنے دل سے سارے وہم نکال دو، اتنا ڈرو گی تو جلد ہی بری ہو جاؤ گی۔ بغیر ڈرے بھی ہم سب بڑے ہو ہی جائیں گے۔ دل جوان ہونا چاہیے پاک دامن، ورنہ کھال کا کیا ہے، وہ اپنی عمر تمام کر کے لٹک ہی جائے گی۔ پاک دامن نے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ دنیا کا ہر کام ممکن ہو جائے گا، چراغ چراغ نہ رہے، یہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، پھر بھر بھر دل توڑے گی، کالی زبان بولے گی، بد دعائیں دے گی، دل پر پتھر رکھے گی، محبت سے دور رہے گی۔ اس کا بھائی شادی کے بعد ایک دکھی زندگی گزارے گا۔ بیچارہ اس کا بھائی ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کر بھی چراغ کو سمجھنے سمجھانے سے قاصر رہے گا۔
تمہاری شادی کے بعد ہم مل کر جائیں گے۔ پاک دامن نے اس کی شادی پر بات رکھ دی۔ وہ پاک دامن کو دیکھ کر رہ گئی، سر ہلا دیا، پاک دامن کو جانے دیا، اسے پیچھے چھوڑا اور وہ سب آگرہ کے لیے نکل آئی۔ سفر میں کفایت نے ذرا دیر کے لیے اپنا آئینہ نکالا کہ اس نے لپک کر جھپٹ لیا، لیکن کفایت کی گرفت آئینے میں مضبوط رہی۔ اس نے آنکھیں چندیا لی۔ آپ کا ہی نمک کھایا ہے، کچھ جام بازی ہم میں بھی ہوگی، ہر بار نہیں جیت سکتی آپ۔ دانت نکالے۔ میرا نمک کھایا ہوتا تو آئینے کو مجھ سے زیادہ عزیز نہ رکھتی۔ آئینے کی آڑ میں اس کا اشارہ کسی اور طرف تھا۔ کسی سے آپ کا کیا مقابلہ، آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں، کسی کی کہاں ایسی حیثیت۔ وہ سمجھ گئی۔ کفایت سب بھول بھال کر پھر سے چراغ کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ایک لمحے کو کوتاہی پھر سے ہوئی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اس نے آئینہ جھپٹ لیا۔ کفایت کا دل منہ میں آ گیا۔ اس نے آئینہ لہرایا کہ یہ جا رہا ہے۔ کھڑکی سے باہر آبنوس دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کفایت نے بڑا گہرا سانس لیا کہ یا اللہ، میرا ہی دل کیوں نرم پڑ جاتا ہے۔ محبت کا جو غم میں نے ہی کیوں اٹھا رکھا ہے، جو پتھر دل اس چراغ کے پاس ہے وہ سارے جہاں کے پاس کیوں نہیں ہے۔ آئینہ سواری کی کھڑکی سے باہر جانے سے محفوظ رہا۔ اس نے واپس اس کی گود میں اچھال دیا۔ کفایت کے دانت تواتر سے دکھائی دیتے رہے، ان کے کہکے بلند ہوتے رہے۔ حور نے کئی قصے سنانے شروع کیے۔ چراغ کی سماعتیں دہلا دینے والی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ اماں بھی پیچھے رہ گئی اور چچی بھی۔ محبت کی داستان کا حقیقی جمال دیکھنے وہ سب کے آگے بڑھ گئی۔ تاج محل محبت کی یادگار نہیں، محبت کی یاد دہانی ہے کہ دل کے تخت پر صرف محبت حکمران ہو، کہ دل دو سے ایک ہوں اور پھر جدا نہ ہوں۔ وہاں ایک شہر آباد تھا، ایسا جو عارضی تھا لیکن جیسے ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ یہ بہت صبح کا وقت تھا، غیر محسوس ہلکی دھند تھی، سورج نکلنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ دور نزدیک چہل پہل ہو چکی تھی۔ وہ دن چڑھے تک سونے والوں میں سے تھی، لیکن اس سفر کی تھکی تھکی یاد وہ سونا ہی نہیں چاہتی تھی کہ بستر سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ خیمے میں سے سر نکال کر دیکھا، پیچھے ہی آبنوس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دونوں ایک ہی خیمے میں تھی۔ تاج محل کو نظر چرا کر دیکھنے والے کے دل میں چور ہوتا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ اس نے کہکا لگایا، میرے دل میں ایک نہیں کئی چور ہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے اپنے گرد ہلکی شال لپیٹ لی تھی۔ آبنوس بھی واپس اندر آ گئی اور اپنے لیے پشینہ لے آئی۔ دونوں خیموں سے نکل کر ایک طرف ہو کر کھلے میدان کی طرف آ گئی۔ وہ دریائے جمنا کے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ آس پاس ہر طرف خیمے لگے تھے۔ نواب خالو کے احباب اپنے خاندانوں کے ساتھ پہلے سے یہاں موجود تھے، کچھ اس لیے بھی انہیں بھیجنے کے فیصلے میں انہوں نے دیر نہیں کی تھی۔ دور دھند میں ممتاز کا محل دکھائی دیتا تھا، جیسے کسی خواب کا حصہ ہو، صرف میٹھی نیند سونے والوں کو دکھائی دے رہا ہو۔ اسے محل کہے جانے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہوا تھا، اسے صرف مقبرہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ شاید شاہ جہاں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ممتاز مر چکی ہے۔ آبنوس نے مذاقاً کہا، میرا خیال ہے بادشاہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، بادشاہ حقیقت پسند ہوتے ہیں لیکن محبت کرنے والے نہیں۔ عجیب مذاق ہے، میں نہیں مانتی۔ بادشاہ کو تعمیرات سے محبت تھی، ایک تعمیر ملکہ ممتاز کے نام سہی۔ آبنوس نے چلتے چلتے رک کر اسے دیکھا۔ شاہ جہاں کو تعمیرات سے لگاؤ تھا لیکن محبت ملکہ ممتاز سے تھی، جنہیں دیکھا نہیں سنا نہیں۔ ان کی محبت کی گواہی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک واحد محبت ہی ہوتی ہے جس کی گواہی دنیا کی ہر چیز دیتی ہے۔ آبنوس نے دور دھند میں خواب کی طرح دکھائی دیتے ممتاز محل کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہوگی؟ چراغ نے کہکا لگایا، سب قصے کہانیاں اور داستانیں ہیں۔ تمہیں محبت پر یقین نہیں؟ اسے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ مجھے محبت کی سمجھ نہیں، اس نے اعتراف کیا۔ اور تم نہیں جانتی کہ ایک صرف محبت کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ شاید شاہ جہاں کی کئی بیویاں تھی، محبت اتنی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ آبنوس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم حسد کر رہی ہو؟ سیاسی اور اتحادی شادیاں ہر زمانے ہر شاہی سلسلے میں ہوئی ہیں، تمہیں شاید تاریخ سے دلچسپی نہیں ہے۔
کرنے والوں نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر شادیاں کی ہیں لیکن دل تقسیم نہیں کیے۔ رایا سمجھتی ہے بادشاہت کرنا آسان ہے، میں کہتی ہوں جو سلسلہ ہی قربانیوں اور دل پر پتھر رکھنے سے شروع ہو وہ آسان کیسے ہوگا؟ ملکہ ممتاز ایک رحم دل خاتون تھی، وہ ہر لحاظ سے ممتاز تھی۔ ان سے محبت کیوں نہ کی جاتی؟ وہ شاہ جہاں کی محبوب بیوی کیوں نہ ہوتی؟ جب وہ تخت نشین ہوئے تو مہر شاہی ممتاز کے سپرد کی۔ ایک بادشاہ جو کچھ دے سکتا تھا وہ دے کر اپنی ملکہ کو اور محبت کو بلندی کا منصب دے دیا، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تم اتنی خائف کیوں ہو؟ انسان محبت کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز پیش کرتا ہے، پہلے دل، اس کے بعد ہر شے۔ بادشاہ نے دل کے بعد تاج محل پیش کر دیا، مرنے والا دیکھ نہیں سکتا تھا کہ بعد میں کیا 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 گیا۔ چراغ یہ مرنے والوں کو دکھانے یا زندہ کو جتانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہر سانس کے ساتھ محبت کو ممتاز کرنا تھا۔ شاہ جہاں نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت کی مثال بن جائے گا۔ جو جذبے مثال بن جاتے ہیں ان کی صرف اتنی حقیقت ہوتی ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں، یہی ان کا کمال ہے۔ اس دنیا میں تعمیرات کی کمی نہیں، صرف یہی ایک تعمیر محبت کا لقب کیسے پا گئی؟ یہ سنگ مرمر کا ڈھیر، اس ڈھیر میں مقبرہ، یہ تو بہت جگہوں پر ہے، صرف یہی کیوں؟ وہ چپ چاپ آبنوس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ دنیا میں آج تک کسی عورت کے لیے ایسی بے مثال تعمیر نہیں کی گئی۔ ایک بیوی کے لیے 19 سالہ شادی شدہ زندگی کے بعد کون یہ خراج تحسین پیش کرتا ہے؟ شاہ جہاں کو جس سلسلے میں کمال حاصل تھا اس نے وہ کمال محبت کے نام کیا۔ یہ ایک مرد کی محبت کا فخریہ اعلان ہے جو سنگ مرمر سے ابھرتا ہے۔ محبت کے اعلان کی جرات ہر کوئی نہیں کرتا۔ چراغ، شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری دن کسی سے ملے بغیر برج سے تاج محل کو دیکھتے ہوئے گزارے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ عمارت کی اینٹ پتھر دیکھتا رہا؟ کیا تم اس آنکھ کی نمی اور دل کا قرب محسوس کر سکتی ہو؟ سوگ کے بعد جب شہنشاہ نمودار ہوا تو اس کے بال سفید ہو چکے تھے، پیٹھ جھکی ہوئی تھی اور چہرہ بے رونق تھا۔ وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ چکا تھا۔ ہم بادشاہوں کو ناپسند کر سکتے ہیں لیکن محبت کرنے والے دلوں کو نہیں، محبت کرنے والے دلوں کو نہیں۔ ان کے قریب سے ایک گھڑ سوار تیزی سے گزر گیا۔ چراغ نے منہ بنا لیا۔ یہ ان کے ابا جی شاہ جہاں کی سلطنت ہے جہاں یہ گھوڑا دھوراتے پھرتے ہیں۔ آبنوس نے اسے منہ میں بربراتے دیکھا اور دور جانے والے گھڑ سوار کو۔ وہ چراغ کو بھی جانتی تھی اور گھڑ سوار کو بھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر بار اسے دیکھتے ہی چراغ کا مزاج خراب کیوں ہو جاتا ہے، آنکھوں سے چنگاریاں کیوں نکلنے لگتی ہیں۔ دنیا کے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا، ایک جو اس سے محروم رہے۔ برطانوی سیاح ایڈورڈ لیئر۔ دریا کنارے دور تک کشتیاں کنارے سے لگی تھی، کہیں قریب سے کسی استاد گائک کی سریلی آواز کانوں میں پڑتی تھی، صبح کے کئی راگ کا ریاض ہوگا۔ وہ دونوں چہل قدمی کرتی رہی۔ آبنوس کئی بار آ چکی تھی لیکن چراغ بچپن میں ایک بار آئی تھی۔ قریب ہی فوج نے قیام کیا تھا اور جہاں فوج کا قیام ہو وہاں پل بھر میں شہر ہی آباد ہو جاتا ہے۔ خیموں کے شہر دکھائی دیتے تھے، فرنگی عورتیں بھی تھیں، کوچہ سلامت بھی موجود تھے۔ شہر ہو اور بازار نہ ہو، سب تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس پر ترا گھوڑوں، اونٹوں، ہاتھیوں اور بیلوں کے گلوں سے جھولتی سریلی گھنٹیوں کی آوازیں تھیں، لیکن اتنی الگ کہ ہاتھیوں کے گھنٹوں اور بیلوں کی گھنٹیاں دور ہی سے الگ الگ پہچان لی جائیں۔ ہندوستان کے ہر خطے کا الگ ہی جہاں ہے، جس طرف نکل جائے حیران رہ جائیں۔ مجھے فرنگیوں کی سحر خیزی کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ دور فرنگی عورتیں چہل قدمی کر رہی تھی، کئی نوعمر لڑکیاں کھیل رہی تھی۔ چراغ نے پہلی بار اتنی ساری فرنگی عورتیں ایک ساتھ دیکھی تھی۔ ان کے خیمے الگ بہت بڑے بڑے تھے جن کے آگے باراں لگی تھی، آرام دہ نشستیں رکھی ہوئی تھی۔ شاید لمبی مدت کا قیام تھا یا کسی خاص سلسلے میں یہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ موسم سرد ہوتے ہی یہ لوگ سیاحت شروع کر دیتے تھے۔ ہندوستان ویسے ہی ان کے لیے جادو نگری تھا۔ اگر قریب سے دیکھنا اور ملنا ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ ایک فرنگی میرے دیور صاحب کا خاص دوست ہے، وہ اکثر ان کے یہاں دعوتوں میں شرکت کرتا ہے۔ چراغ نے منہ بنا لیا۔ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں، میں کیوں ملنا چاہوں گی ان سے؟ اس کے منہ بنانے پر آبنوس نے بلند بانگ کہکا لگایا۔ تمہارے علاوہ کسی کی تعریف ہو جائے یا کسی اور کو اہمیت ملے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا؟
सच बताओ चिराग। चिराग ने एक लम्हा सोचा, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने झूठ ही बोला। अच्छा सुनो, आगरा एक गैर मारूफ छोटा सा गांव था जिसे कोई नहीं जानता था। जगह, चीजें और लोग कब अपनी हैसियत बदल दें कोई नहीं जानता। अपने अलावा दुनिया को अहमियत देना सीखो। तुम देखोगी कि जिंदगी कुशादा होने लगेगी। कुछ लोग एक जिंदगी जीते हैं अपनी जिंदगी, और कुछ कई जिंदगियां जीते हैं दूसरों के साथ मिलकर, उनकी जिंदगियां भी। क्या अम्मा ने आपको मेरी तरबियत पर लगाया है? आप जब से आई हैं मुझे सबक पढ़ा रही हैं। सुबह का पूरा रंग निखर आया था। आगरा जाग चुका था। दूर ताजमहल शफाफ दिखाई देता था। आबनूस ने चिराग के शिकवे को सुना और खिलखिला दी। ये आखिरी बात सच थी। अम्मा और चची ने उससे दरख्वास्त की थी कि वो चिराग को गाहे बगाए समझाती रहे, उसका ख्याल रखे, और ये ख्याल भी कि वो कोई और काम ना कर सके। वो वापस आई तो उनके लिए नाश्ते का दस्तरख्वान लग चुका था। नवाब खालू के भेजे मुलाजिम हर मामले में ताक थे। वो सफर और दौरान सफर के मामलात इतनी अच्छी तरह से संभाल रहे थे कि उन्हें गुमान तक नहीं हुआ कि वो घर से बाहर हैं। सारा घर खैमों में ही आबाद हो चुका था। कफायत बाहर से वापस आई, उस पर नजर पड़ी और सटपटा गई। अब यहाँ थी? मैं कितनी देर से बाहर तलाश कर रही थी। किस लिए? वो सुबह से आप नजर नहीं आई थी, इसलिए आपकी याद भी आ रही थी। एक दिन ये कुतर कुतर झूठ बोलने वाली जुबान काट दूंगी। साफ कहो, अम्मा ने कड़ी निगरानी का कहा है तुम्हें। मुझसे दूर रहना कफायत, वरना मैं दरिया में फेंक जाऊंगी। कफायत कान खुजाने लगी। अब ये मुश्किल था कि वो किसकी नमक हलाली करे, चिराग की या चच्ची की। वो यहाँ चिराग की नमक हरामी करेगी तो फिर क्या मजा आएगा। बेहतर था यहाँ वो चिराग की नमक हलाल रहे। वापसी पर चच्ची और अम्मा की हो जाएगी। उसने दांत निकाले। यही फैसला हो गया। उसने वफादारियां बदल ली, उठी और नसीर से बात की, सब अहवाल लिया। तुम बीमार को भी साथ ले आए। अब वो इतना भी बीमार नहीं रहा। फिर हमसे कहा गया था कि हम साथ जाएंगे तो इनकार कैसे करते। उन्हें शम्स के बीमार होने की खबर थी। खबर सब थी। जब से उसने घड़ियाल ठीक किया था सबकी नजर में था। कहते हैं जामबाज इंसान है, सफर में उसका साथ होना जरूरी है। हाँ, जामबाज तो है। कफायत को ऐसा लगा कि उसकी अपनी तारीफ हुई है। उसे फरंगियों के पास देखा है, उनकी जुबान समझता है। उसकी जुबान समझते हैं। उनका कोई घोड़ा बुदका हुआ था, उसने मदद की थी। कफायत ने अचंभे से नसीर की तरफ देखा। ये इंसान है या जिन? इसे सब काम आते हैं। तुम्हारे बारे में हवेली में यही सुना है कि हर जगह मौजूद होती हो, हर बात जानती हो। तुम इंसान हो या जिन? उसने तंज किया, फिर कहका लगाकर हंसने लगा। कफायत का मुंह बन गया। लोगों की इसके बारे में राय काफी खराब थी। अच्छा है खराब ही रहे। अच्छी राय रखने से उसे कौन सा मालो दौलत नसीब हो जाना था। फरागत का पहला दिन मलका मुमताज के मकबरे पर फातिहा के लिए रहा। वो दिन भर वहां घूमती रही। रात को चांद की चांदनी में ताजमहल को कई पहर देखा। खैमों के बाहर बिछाए कालीन पर बैठ गई और देर तक ये नजारा करती रही। दुनिया में खूबसूरती की कई मिसालें होंगी, लेकिन खूबसूरती और मोहब्बत की एक ही मिसाल मौजूद थी, ताजमहल। ना मालूम ये नई जगह का असर था या इन सब का मजाज ही अच्छा था कि वो खुशी को पूरी शिद्दत से महसूस कर रही थी, या फिर ये उनकी फारगुल बाली का असर था। उनकी हंसी और कह के खत्म नहीं होते थे। वो ये समझने लगी कि दुनिया में कहीं कोई गम मौजूद ही नहीं है। फिर जामिया मस्जिद में पूरा दिन गुजरा था। फिर वो इस बाजार गई जो आर्जी तौर पर बना था लेकिन कई महीनों मौजूद रहने वाला था। गल्ला फरोश, ताम फरोश, खासकर पराठे, कुलचे और कबाब फरोश जगह जगह थे। कश्मीरी शाल फरोश, ढाके वाले, मलमल फरोश की पूरी पूरी आबादी थी। अलग अलग कई कूचे थे। एक बार बाजार में निकल जाएं तो हिंदुस्तान भर की चीजें देखती, हर जुबान सुनी, हर रंग देखी। यही कफायत की नजर दूरबीन पर पड़ गई। उसने पहली बार देखी थी। उसने दूरबीन को आंखों पर रखा और फिर वो उसके सामने हाथ लहराती रही। फिर वो दूरबीन हटाती और देखती, लेकिन वो दरख्त तो बहुत दूर है। वो करीब कब आया था? चिराग ने उसके बाजू पर जोर से चुटकी भरी। बंद करो ये बकवास। आपने इस फूल वाले के लिए भी बकवास का लफ्ज इस्तेमाल किया था। देखा था ना, एक दीवाना पीछे लग गया था। दीवाने की याद चिराग ने होंठ भींच लिए। उसे आज भी जब उस लम्हे की याद आती थी तो वो खौफ ज़दा हो जाती थी। ये वक्त खौफ था जो उसकी जान नहीं छोड़ रहा था।
कई बार रातों को उठ उठकर डर कर बैठ जाती थी। दोबारा मेरे सामने किसी दीवाने का नाम न लेना, सख्ती से कहा। ये हम ले लें? कफायत ने दूरबीन की तरफ लज्जा कर फरमाइश की। दूरबीन ले ली गई, जिसे कफायत ने आंखों से जुदा ना किया। उसने बाजार की हर शय आंखों पर दूरबीन रख कर देखी। चूड़ियां ली, उन्हें दूरबीन से जांचा। काजल लिया, उसका नक्श दूरबीन से पकड़ा। वो इन सब के आगे आगे चल रही थी और कई लोगों से टकरा चुकी थी। कई बार लड़खड़ा कर गिर चुकी थी, क्योंकि दूरबीन में सब नजदीक दिखाई देते और वो हाथ लहरा कर कह रही होती, रास्ता दीजिए, जरा दूर हट जाइए। आपकी तहजीब कहाँ गई? हम पर चढ़े चले आते हैं। चिराग ने कई बार उसे टोका कि बाज आ कफायत, लेकिन वो दूरबीन से जुदा होने के लिए तैयार नहीं थी। आबनूस ने उसे इशारा किया कि करने दो जो करती है। कभी इंसान को बेवकूफ और पागल भी बन जाना चाहिए। लेकिन हूर कफायत के दूरबीन तमाशों से इतनी तंग आ चुकी थी कि आजिज आकर उसे छीन ली। एक चिराग क्या कम है कफायत, जो तुमने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। इंसान बन जाओ। वो इंसान बन गई, बल्कि बनने पर मजबूर कर दी गई। इंसान के दिल के अरमान कहाँ पूरे होते हैं? कोई ना कोई आकर शबे खून मार ही लेता है। चलते चलते एकदम चिराग ने आबनूस के पीछे आड़ ली थी। उसके चेहरे पर खौफ सिमट आया था। बाजार में एक दीवाना दिखाई दे गया था। आबनूस ने उसकी नजर की समत देखा और फिर चिराग का हाथ पकड़कर तसल्ली दी। चिराग वो दीवाना नहीं, थका हारा मजदूर है। जरा बाल उलझ गए हैं उसके। चिराग घर भरा गई। उसे बाल संवारने की फुर्सत भी नहीं थी। कई दीवानों को हाथ संवारने की फुर्सत नहीं रहती। वो शाम को दरिया के किनारे चहलकदमी कर रही थी। अकेली ही निकल आई थी, जैसे लाहौर में निकल जाती थी। चलते चलते वो काफी दूर निकल गई थी। यहाँ जगह जगह फूल पत्तियों के ढेर लगे थे। काफी ऊंचे ढेर थे। किसी फरंगी या नवाब की आमद होगी। रास्ते में बिछाए जाएंगे या निशावर किए जाएंगे। उसका इरादा था कि कश्ती की सैर करे, लेकिन अभी वो सोच ही रही थी कि दूर से उसे एक दीवाना पत्थर चुनता हुआ दिखाई दिया। वो एकदम डर गई। फिर ख्याल आया वही दीवाना ना हो जिसने बाल नहीं संवारे हों। वो दरख्त के पीछे छुप गई। दीवाना पत्थर चुनते करीब आने लगा। उसने बाल नहीं संवारे, जूते नहीं पहने, कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन वो पत्थर क्यों चुन रहा है? क्या उसके पास एक खंजर भी होगा? उसने पलटकर पीछे देखा। वो काफी दूर निकल आई थी। भागेगी तो दीवाने को दिखाई दे जाएगी। आसपास चंद दरख्त थे। क्या दरख्त पर चढ़ जाएगी? अगर वो भी चढ़ गया तो? दरिया भी था। क्या दरिया में कूद जाएगी? कश्तियां भी दूर रह गई थी। अभी एक बैलगाड़ी फूलों का ढेर यहाँ छोड़ कर गई थी। अगर वो दोबारा आएगी तब भी वक्त लगेगा। दीवाने के पत्थर चुनने में तेजी आ गई। उसकी पूरी झोली भर गई। वो दीवाना है या नहीं? क्या इससे जाकर पूछे या रहने दे? इंतजार करे और उसके तैश में आने पर ही भागे। आखिर करे क्या? वो करीब आने लगा। उसने अपनी जान को खतरे में डालना मुनासिब नहीं समझा और वो तेजी से भागकर फूलों के ढेर में घुस गई। हाथ निकालकर अपने ऊपर से फूल बराबर कर दिए। जरा सी आंख निकालकर ढेर में से देखा कि दीवाना कहाँ है। दीवाना अब फूलों के ढेर के पास आ चुका था। उसने चंद फूल भी उठाकर झोली में डाल लिए थे। फिर वो आगे निकल गया, लेकिन फिर वापस पलट आया। क्यों? क्योंकि शम्स ने उसे उजरत के चंद सिक्के दिए थे और कहा था कि वो फूलों के ढेर की निगरानी करे। ये उसके फूल हैं। वो मजदूर आदमी था, अपने लिए छोटा सा सायबान बना रहा था। छोटे छोटे गोल पत्थरों को कपड़े के किनारे पर बांधकर इस्तेमाल में लाने वाला था। ईंट बांधने से कपड़ा फट जाता। उसे कुछ खास पत्थर चाहिए थे। उसका फूलों के ढेर में सांस घुट रहा था, लेकिन वो जब आंख बाहर निकाल कर देखती, दीवाने को फूलों के ढेर के पास मौजूद पाती। कभी कभी वो गर्दन खुजा लेता, कभी फूलों के ढेर के पास बैठ जाता, कभी फूल सूंघता, बल्कि उसने एक फूल खा भी लिया। चिराग पेचो ताप खा रही थी। वो रो देने को हो गई। अब कफायत कहाँ मर गई? वैसे हर वक्त मेरा पीछा करती रहती है। या अल्लाह, मैं ऐसी क्यों हूँ? मुझे क्या जरूरत थी अकेले निकलने की? अब किसी को मेरी फिक्र नहीं हो रही। मैं एक पहर से वापस नहीं लौटी। बैलगाड़ी आई और फूल फेंक गई। फूलों के ढेर में इजाफा हो गया। अब वहां कई लोग
تھے, کہاں, کس طرف, کیا انتظام ہوگا, معاملہ طے کرتے رہے. کیا وہ ان کی موجودگی میں باہر نکل آئے, شرمندہ ہو یا پھر عزت قائم رکھے اور دبکی پڑی رہے. وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آنے والے چلے گئے, لیکن دیوانہ وہیں موجود رہا. کچھ دیر بعد وہ بھی چلا گیا. اس نے پہلے ایک آنکھ نکالی, پھر دوسری نکالی, پھر پورا سر نکالا. دیوانہ نہیں تھا. کیا وہ چھپ کر وار کرے گا, پیچھے سے گردن دبوچ لے گا؟ اس نے کچھ وقت انتظار کیا, پھر تیزی سے ڈھیر میں سے نکل کر کھڑی ہو گئی. جلدی سے پھول صاف کیے اور سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی. ٹھیک اسی وقت پھولوں کے ڈھیر کے کنارے پر ایک دوسرے دیوانے کو کھڑا ہوا پایا. وہ اسے دیکھ رہا تھا, سینے پر ہاتھ باندھ کر صرف اسے دیکھ رہا تھا. شمس. مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر مچل رہی تھی. اس کی آنکھیں بری طرح چمک رہی تھی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چراغ. اس نے پہلی بار اسے نام سے مخاطب کیا تھا. چراغ. کیا جواب دیتی, کیوں دیتی؟ وہ کون تھا؟ تیزی سے ڈھیر کے اوپر چلنے لگی. تم یہاں چھپ کر کیوں بیٹھی تھی؟ غصے سے وہ رک کر کھڑی ہو گئی. تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس کی جان جل گئی. میں کسی سے نہیں ڈرتی. خود کو چہرے پر سمٹ آیا پسینے صاف کرنے سے باز رکھا. پھر یہاں چھپی کیوں؟ مجھے پھول پسند ہیں. اتنے پسند ہیں, ان میں چھپ گئی؟ ہاں, اتنے ہی پسند ہے. جلدی سے وہاں سے چلے جانا چاہا. سنو چراغ. دوبارہ اس کا نام لیا. سنو چراغ, سنو چراغ. وہ چلتے چلتے رک گئی. اس کی طرف گھوم کر کھڑی ہو گئی. وہ اس طرف دیکھو, ذرا دور. وہ دیوانہ کھڑا ہے. دراصل وہ دیوانہ نہیں ہے. میں نے اسے اجرت دی تھی کہ وہ یہاں ڈھیر کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے. چراغ نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمت پر دیکھا. بہت دور وہ مزدور بیٹھا کچھ کھا رہا تھا جسے وہ دیوانہ سمجھی تھی. پھر واپس پلٹ کر شمس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں کی چمک بہت بھر گئی تھی. ہونٹوں پر مچلنے والی مسکراہٹ اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی. پھولوں کے ڈھیر کے پاس کھڑا شمس کھیل کے ساتھی کی طرح لگا, جو آنکھ مچولی کھیلتے ہیں, جو چور سپاہی بنتے ہیں, جو دن کے قصے رات میں تمام کرتے ہیں. اس کی پشت پر دکھائی دینے والا تاج محل شام کی چادر میں چمک رہا تھا, جو محبت کی یادگار نہیں, محبت کی یاد دہانی ہے. اس کے ہونٹوں پر مچلنے والی مسکراہٹ کہکے میں بدل گئی. شمس نے سر بلند کیا اور ایک بلند بانگ کہکا لگایا. چراغ نے اسے ایسے کہکے لگاتے ہوئے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی, جیسے تاج محل کی طرح وہ دنیا کا خوبصورت ترین منظر دیکھ رہی ہو, محبت کا منظر.